बोल्या बनोणी रंदी ज्वा सुपन्यों में एक, बोल्या बनोणी रंदी ज्वा सुपन्यों में एक। लेकिन वो लोग जो मुंह में आ रहा है वही गाते चले जा रहे हैं। उसमें गोपाल तो चमक गए, लेकिन मेरा 1.5 लाख या 1.25 रुपया इसमें खर्च हो जाता है। वो कहते थे कि देवर भाभी के गीत लाओ, जो वल्गर किस्म के गीत है, इसकी डिमांड करते थे, क्योंकि कंपनी तो कभी नहीं बताएगी कि हमने कितना कमाया है आपके कैसेट से। इसलिए मैं उनके पास जाके बैठता था और उनसे, ना मैं इसका लेखक नहीं हूँ, मैं इस गायक हूँ इसका सिर्फ। ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना मेरी रस में रूमेला, ओटुआ बेलेना। घर भी जो है जीत सिंह नेगी जी की बगल में लिया था। उत्तराखंड की राज्य की भाषा कौन सी है, उनके ही किसी आदमी का लिखा हुआ गीत था, जो उसको दिया गया, उसको छांटा गया कि तुम इसको गाओ, और वो पैसों के लालच में आके उसने उसकी माँ बहनों को भी बहुत गंदी गंदी बातें लिखी। एक क्षेत्रीय दल यूकेडी में जो पुराने लोग हैं, मुझे उनकी विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला भय बंधु तुम थे कानो, उत्तराखंड चयणू चा। सबसे पहली तस्वीर ये है आपके सामने, ये कौन है और ये आपसे कैसे कनेक्ट है? अरे ये तो अब दिवंगत हो चुके हैं, तो बार बार आ रहा, 100 कैसेट लेके चला जा रहा। मैंने कहा भाई ये कहाँ डाल रहा, तो कहने की दुकान में हल्ला मच गया वहाँ सारे धार रोड में। बस मुश्किल सवाल तो यही है कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा पता नहीं, मैंने अपने आप को नहीं पहचान पाया। मैंने कहा हूँ कौन। नौकरी रहे न रहे, लेकिन मैंने कहा हमें रिएक्ट तो करना चाहिए। एक कंपनी ने तो साफ मना कर दिया कि ना जी, मुलायम सिंह के खिलाफ हम कुछ वो नहीं करेंगे। और मैं उनके साथ था, और उधर सामने से आंदोलनकारी आए और उन्होंने वो मेरे गीत कैसेट जो है बजाना शुरू कर दिया। सरकारी नौकरी में रह के कैसे लिख सकते हैं ऐसे गाने। मैंने कहा जी, अरे साहब ये तो मेरी राइटिंग है, ये अमेरिका का है। इसको देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भी कभी जवान था, क्योंकि इंदिरा गांधी का बड़ा खौफ था उस समय। और इन्होंने कहा जी इसमें इंदिरा गांधी का नाम डाल। जय बद्री केदारनाथ गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। वे छे मयलु सुबह और क्वास पराणे मेरी बुए। एक कहावत पहाड़ों में कही जाती है, ये कहावत किसी ने लिखी होगी और बाद में ये कहावत बन गई कि अगर आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को सुनने की ज़रूरत है। और वो कहावत इसलिए भी बन गई क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में पूरा उत्तराखंड नज़र आता है। उन्होंने जब कलम उठाई तो सबसे पहले अपनी उन महिलाओं की व्यथा लिखी जो पहाड़ों में एक ज़िंदगी ऐसी जीती हैं जहाँ पर उन्हें भार ढोना पड़ता है और बहुत सारी मुश्किलों के बीच वो खुद को अपने होंठों पर मुस्कुराहट रखती हैं। उन्होंने जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो उत्तराखंड आंदोलन के गीत लिखे, लोगों में जोश भरा और अपने अधिकार की मांग के लिए उठने का आह्वान किया। वो जब बात करते हैं युवाओं की तो वो प्रेम रंग में, प्रेम रस में गीत घोल देते हैं और उन गीतों को हर युवा पसंद करता है। आज जब डीजे का ज़माना है, जब बात हो रही है मैशअप्स की और जब बात हो रही है रैप्स की कि युवाओं को रैप ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन उस दौर में भी युवा नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को सुनता है। और आज भी जब उनका कोई गीत आता है तो वो घंटों में 1 लाख या 1.5 लाख को क्रॉस कर जाता है, जो एक उत्तराखंडी कलाकार के लिए कम से कम बहुत बड़ी बात है। तो आज वो नरेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ हैं, घुघुती के हिल टॉक शो पर हमारे साथ हैं और आज हम उनसे कोशिश करेंगे उनके बारे में बात करने की, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर उनके साथ करने की जो आपके लिए इंटरव्यू भी इंटरेस्टिंग करेंगे और साथ ही उत्तराखंड के मुद्दे और साथ ही राजनीति के मुद्दों पर भी हम उनसे बात करने वाले हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। घुघुती के सारे दर्शकों के लिए भी, श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया भाई जी। भाई जी, शुरुआत इंटरव्यू को मैं करूँगा। 1 अक्टूबर को आपका नया गाना आया है हाँ है जी। ना, तू तो छई। नौजवानों के दिलों की बात को आपने फिर से लोगों के बीच रखा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये गाना आप कब से लिख रहे थे या फिर तैयार था, और 1 अक्टूबर को आपने इसको रिलीज़ किया है, इसके पीछे की कहानी
और उसके बाद 2 लाइनें प्लीज़ इसकी हम सुनना चाहेंगे। असल में ये हालांकि मेरा ज़माना तो पीछे चला गया, जब हम लोग पहाड़ की बेटी बारियों के दुख दर्द के गीत गाते थे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में भी जो ये फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, वो ज़्यादातर युवकों के हाथ में हैं। अब कैसेट का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है, सोशल मीडिया चल रहा है, तो अब फ़ोन पे ही सब कुछ है। तो मैंने सोचा फिर युवाओं को ही टारगेट किया जाए, और बहुत ज़्यादा तो मैं काम कर नहीं पाता हूँ। अब तो ये है कि कुछ उम्र का भी तकाजा है, कुछ एनर्जी भी वो नहीं है पहले जैसी। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इन युवा कलाकारों के बीच में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, और उन्हीं के मतलब का एक गीत है। लेकिन इसके अलावा मैं अपने स्टाइल के सैड सॉन्ग भी डालता रहता हूँ अपने चैनल में, तो ताकि उसके भी श्रोता हैं, उसको भी सुनने वाले हैं, है ना। कव्वाली इसी तरह के जो मुझे लगता है कि ये भी आना चाहिए डीजे की भीड़ में, कहीं ये हमारे जो सैड सॉन्ग हैं ये कहीं खो ना जाए, और यही पहाड़ की सच्चाई है। तो ये भी लोगों के बीच में रहने चाहिए, इसलिए मैं प्रयास करता रहता हूँ इस किस्म के गीत सुनने की। आज भले ही लड़के डीजे गीत सुन रहे हों, लेकिन मैं उनके माँ-जी, पिताजी, चाचा, ताऊ, बूढ़ा, बूढ़ी के मतलब के गाने तो कोई लिखेगा नहीं, इसलिए मैं ही उसके लिए मैंने ही ठेका ले रखा है कि उनके पसंद के गीत भी मैं गाता रहूँ। निकिता, वैसे तो सब लोगों ने गाने को सुन लिया होगा, लेकिन क्योंकि हम इस इंटरव्यू में बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि 2 लाइनें आप इस नए गाने की प्लीज़ हमारे लिए गुनगुनाएं। अब उसमें बोल्या बनोणी रंदी ज्वा सुपन्यों में एक, बोल्या बनोणी रंदी ज्वा सुपन्यों में एक, तुई छे मेरी सौंजड़िया लेक, सौंजड़िया लेक, त्वे जनी कुई बांधनी मैं जनू कुई बैख, त्वे जनी कुई बांधनी मैं जनू कुई बैख, नी कुई नी, त्वे जनी कुई बांधनी मैं जनू कुई बैख, त्वे जनी कुई बांधनी मैं जनू कुई बैख, सारी दुनिया माँ। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और अगर आप इस गीत को सुनना चाहते हैं तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये गीत आपको मिल जाएगा। तो ये 2 लाइनें उस गीत की थी जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले आया हुआ है, जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। वे जब गीतों की बात चल पड़ी है और जब युवाओं और पुराने और नए गीतों की बात हो रही है, आप हमेशा कहते हैं कि भैया पिछे आटोनी और ना ओलिया, आप जो चाहिए अपना गीत बनावा। बट जो आज की जनरेशन है, बल्कि मैं परसों ही देख रहा था कि विवेक नौटियाल जी ने ओटू अवेलना को भी थोड़ा सा उन्होंने नए अंदाज में लाने की कोशिश की है। अब नेगी जी, अब जो दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना कि कुछ सृजन नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर के, क्योंकि आप एक बात हमेशा रखते हैं, ऑटो वेलना आया, शायद आपने भी सुना होगा, उस गीत को लेकर के मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और दूसरा ये भी कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई इतना बोलने के बाद भी तो करो। हाँ, वो विवेक नौटियाल ने गाया है, वो भी हमारा ही बच्चा है, मेरे साथ मेरी टीम में रहता है, मेरे ग्रुप में रहता है। तो लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये जो लोकगीत हैं उनको यथावत रखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के दिल दिमाग में छाए हुए गीत हैं, उनमें आप चेंज करना का अधिकार आपको नहीं है। और बाकी जो आप रचनाएं करें, अपनी रचनाएं करें, नई रचनाएं करें, उसमें आप जितना भी उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, जितना भी उसमें आप अपना कलेवर डालना चाहते हैं, जितना अपना टैलेंट उड़ेलना चाहते हैं, अपनी नई रचनाओं में उड़ेलिए और फिर जनता के सामने रखिए। अब ये पब्लिक में है, वो कितना पसंद करती है कितना नहीं करती है, क्योंकि इसके निर्णायक तो पब्लिक ही होती है, जनता होती है, जो सुनते हैं श्रोता होती है। जी भाई, एक तर्क जो इनकी तरफ से दिया जाता है, माफ़ी चाहूँ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक तर्क जो युवा गायकों की तरफ से दिया जाता है कि भाई हम गा रहे हैं
इसलिए वो अब युवाओं तक भी पहुंच रहा है। नेगी ने जो गाया वो ठीक है, जो उनके ज़माने के लोग हैं, जो उस उम्र के लोग हैं वो तो सुनते होंगे, लेकिन जब हमने इसको गाया तो ये रील्स में आ गया, जब हमने इसको गाया तो वो बच्चा बच्चा भी उस तक वो गाना पहुंच गया। तो एक तरह से हम भी उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं। और एक एक चीज़ जो है, आपके गाने गा करके कई लोग आज बड़े गायक बन चुके हैं। मुझे याद आता है कि प्रियंका मेहर ने आपका एक गाना गाया था, वो ऐसे ही कहीं बैठे हुए और वो बड़ा फेमस हो गया, और उसके बाद आज उनका एक गॉड्स ग्रेस अच्छा करियर है। तो क्या मतलब ऐसा नहीं है लगता है कि नरेंद्र सिंह नेगी का नाम इतना बड़ा है कि उनका कोई भी गीत आप गा लो तो जनता आपको पसंद करने लग जाती है? तो क्या ये वजह हो सकती है उनके गाना गाने की? नहीं, गाना वो गाएं, इसमें कोई, मैंने तो कभी नहीं रोका किसी बच्चे को कि आप मेरा गाना क्यों गा रहे हो। मैं एक सलाह उन्हें ज़रूर देता हूँ, ठीक है शुरुआत करिए, आप अपनी पहचान बनाइए उससे, लेकिन पिसे हुए आटे को बार बार पीसना ये समझदारी नहीं है। कुछ नया करिए। ठीक है, मैंने 20वीं 21वीं सदी के गढ़वाल के गीत गाए हैं, आप 21वीं सदी के गीत गाइए ना, कौन रोक रहा है आपको, आप गाइए। कंटेंट की कमी है। कंठ अच्छे हैं इन बच्चों के, नए बच्चे जो आ रहे लेकिन हैं गीत जो है गा आपके, अच्छे गा रहे हैं, लेकिन जो गीत का कंटेंट है उसमें दम नहीं है। तो मेरा यही लोग निवेदन है नए पीढ़ी के बच्चों से कि ज़्यादा मेहनत उन्हें गीत लिखने में या सेलेक्ट करने में करनी चाहिए। लेकिन ये जो कतामती बोलता ना हमारा गढ़वाली में, ये कतामती नहीं करनी चाहिए। माइक में जाने की, स्टूडियो में जाने की कतामती है आजकल के बच्चों में, करेक्ट। बहुत जल्दबाजी है और होमवर्क करके नहीं जाते हैं। तो जिन्होंने भी ये मेरे गीत भी गाए हैं उसमें उन्होंने शब्द गड़बड़ कर दिए हैं, और वो इतना कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं कि मेरे तो सारे गीत जो हैं वो प्रिंट मीडिया पब्लिश में हैं आपके? छपे हुए हैं, किताबों में हैं। तो इनको चाहिए कि उन किताबों को लें, मंगाएं, पब्लिशर से लें और उसमें से शब्द देखें कि क्या वो, इसीलिए गीत तो मैं गा चुका हूँ, लेकिन मैं इसीलिए छापता हूँ उनको बुक फॉर्मेट में कि बच्चे इसको देख के गीत गाएंगे, पढ़ के गीत गाएंगे तो शुद्ध गाएंगे, सही गाएंगे। लेकिन वो लोग जो मुंह में आ रहा है वही गाते चले जा रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो लेकिन जो कतामती है वो नौजवान बच्चों में, जो जल्दबाजी से फेमस होने जल्दबाजी की जल्दबाजी वो नहीं होनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अगर नया सृजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, आपकी बिल्कुल, कितनी अहमियत जो है। कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि उनको लगता है हम कुछ नया लिखेंगे गाएंगे तो उसमें उनको लगता है चले ना चले। तो ऐसा नहीं होता है कि शुरू में ही कोई नहीं चलता है। धीरे धीरे आप फील्ड में बने रहिए, लाइन में बने रहिए, अच्छा सृजन करते रहिए अपनी तरफ से, तो उसको उसकी ज़रूर कदर होगी। मैं तो इसी रास्ते पे चला हूँ। मैं तो रामलीला से लेके फिर रेडियो, फिर टेलीविज़न से लेके और फिर कैसेट से लेके और अब जाके सोशल मीडिया में भी मैं आए हैं। खड़ा हो रखा हूँ किसी तरह से। नहीं, आप बहुत मजबूती से खड़े हैं सर, क्योंकि आपने एक अपने सफ़र पे बात की, आपने सब दौर देखे हैं हाँ जहाँ पे आपने ग्रामोफोन से गीत सुने हैं, हाँ जी, हाँ आपने कैसेट्स निकाली हैं जो टेप पे चलती थी, सीडीज़ का ज़माना भी आपने देखा, और अब यूट्यूब में भी आप हैं। इस दौर में जो ये टेक्नोलॉजी बदली है, मैं खासकर पहाड़ी गायकों की बात करूंगा क्योंकि बाहर के गायकों के लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहाड़ी गायकों के लिए 59, हमारे जो सबसे ज़्यादा चलने वाला गीत है वो 59 मिलियन गया हुआ है हमारा, 5.9 करोड़। तो हमारे गायकों के लिए यूट्यूब में सस्टेन कर पाना, सरवाइव कर पाना कितना मुश्किल हो गया। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपने सारे दौर देखे हैं। कैसेट वाला दौर बहुत फ़ायदेमंद था क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जब हर साल एक गीत, एक कैसेट निकाला करते थे, उसमें 8 गाने होते थे। अब वही नेगीदा जो हैं साल में 1 या 2 गीत बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, शायद उनका तकाजा भी हो या फिर वैसा फील्ड हो गया है। तो कैसेट वर्सेस यूट्यूब, कहाँ पर आप ज़्यादा बेहतरी देखते हैं अगर होता नहीं, वो दौर तो? मैं विकास जी ऐसा है कि मुझे लगता है अब नवयुवकों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना हुनर पब्लिक के सामने रखने के, ये जब से ये सोशल मीडिया आया है, यूट्यूब, फेसबुक, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है इन बच्चों के लिए, नए आने वालों के लिए। कैसेट के ज़माने में कैसेट का मौका
नहीं मिलता था बच्चों को। जो कलाकार थोड़ा उभर जाते थे उन्हीं को कैसेट में जी। मौके मिलते थे, क्योंकि तब कंपनियों के हाथ में था, कंपनियां बना। मैंने भी अपना पहला कैसेट जो है वो खुद अपने ही प्रयास से बनाया और ऐसे ही रिलीज़ किया। वो किसी कोई कंपनी तब मुझे जानती नहीं थी, मैं 82 की बात कर रहा हूँ। तब कोई कंपनी मुझे जानती नहीं थी, तो मैंने फिर अपने प्रयास, और मुझसे पहले गोपाल बाबू गोस्वामी और ये हीरा उसमें सिंह एक राणा भी मिश्रा मेरे जी, ख्याल से नहीं थे। मिश्रा जी, और उनका क्या नाम उसका, ये उत्तरकाशी के वो थे उनका ड्योंडी जी। अच्छा। इनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया था जो बाद में किसी कंपनी कैसेट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो उस वो फिर कैसेट में जब चला, सन 80 और 81 की बात है, तो वो बहुत हिट हुआ। गोपाल के गाए गीत कैल बजे मुरली घुंघरू न बजा छम छम बहुत हिट हुए, और उसमें गोपाल तो चमक गए। लेकिन बाद में ये जो मिश्रा और ड्योंडी थे, ये इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का गया नहीं। तो वो उसके बाद फिर 82 में फिर मैंने खुद बनाए अपने प्रयास से। तो किसी तरह से मैंने वो कैसेट बनाई भाग 1 के नाम से, जिसमें वो रेडियो में गाए हुए गीत थे मेरे। तो इस तरह से मैंने प्रयास खुद किए कैसेट के। और वो बाकी उसके बाद जब वो लोगों ने उनका गीतों का स्वागत किया, तो फिर कंपनियां फिर मेरे पीछे पड़ गई कि आप हमारी कंपनी के लिए बनाइए, आप हमारी कंपनी। तो ऐसा फिर ये सिलसिला चलता चलता रहा, है। और अब से वो फॉर्मेट भी चेंज हो गया अब है, क्विक रिजल्ट मिल जाता है, क्विक आपको रिजल्ट पता मिल चल जाता है जाता कि है। आपका गाना कितना तो चल रहा है। मौके अब ज़्यादा हैं, मौके अब ज़्यादा हैं, भले उसमें बच्चे खुद अपना पैसा लगा रहे हैं। और अब इसमें भी चैनल्स जो हैं अब धीरे धीरे उभर रहे हैं, तो वो भी मौका देते हैं। जो बच्चे, जिन बच्चों का अच्छा उनको परफॉर्मेंस लगती है, तो वो कंपनियां भी आती। ये तो चीज़ है जी, मतलब संघर्ष तो था कैसेट के हाँ, ज़माने में। था बहुत। बट अगर मैं रेवेन्यू वाइज बात करूं, हाँ, तो रेवेन्यू हमें कैसेट के ज़माने में अच्छा था जब सीडीज़ भी निकली थी, या फिर अब यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब बहुत लिमिटेड हो गया है। आपके अगर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो शायद आपको हाँ, 20 से 30 हज़ार हाँ, रुपये बस मिलेंगे, बस बस है ना। बस तो बस। क्या रेवेन्यू में आपको फ़र्क नज़र आया कुछ जी, इसमें? रेवेन्यू में ये देखो, अब मैं एक गाना बनाता हूँ तो उस गाने में मेरा 1.5 लाख पौने 2 लाख लग जाता है, जबकि उसमें मेरी मेहनत नहीं होती, मेरी मेहनत ज़ीरो होता है पारिश्रमिक। लो, मेरा 1.5 लाख या पौने 2 लाख रुपया इसमें खर्च हो जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग में, शूटिंग। इसकी शूटिंग में, इसकी एडिटिंग में। जो सारी चीज़ें इसमें आती हैं उनमें जो खर्चा हो जाता है, और फिर आउटडोर शूटिंग में भी खर्चे होते हैं, होटल के, उनके खाने पीने के, टीम के, पूरी टीम के। तो खर्चे तो इसमें बहुत हैं और खुद ही करने पड़ते हैं। अब कोई कंपनियां तो हैं नहीं, नहीं। अगर आप अपने चैनल के लिए कर रहे हैं तो। अब धीरे धीरे दूसरे चैनल्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो, लेकिन ये तब है जब आप थोड़ा अपने आप को साबित कर दे रहे हो, तब चैनल्स वाले फिर आपके पास आते हैं, है ना। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें खुद ही अपना पैसा इसमें लगाना लगाना पड़ेगा। पड़ता है। और पहले कैसेट कंपनियां पैसा लगाती थी, तो उसका लाभ भी वही लेते थे, अच्छा, कैसेट गायकों को कंपनी। उतना नहीं वो ट्रांसफ़र हो पाता वो था। नहीं, गायकों को तो, वो गायक तो केवल अवसर ढूंढते थे, और कंपनियां न तो वो उनके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि साहब आपको हम वो देते रहेंगे जैसे बिकता रहेगा, रॉयल्टी जिसे बोलते रॉयल्टी हैं। है, करेक्ट। रॉयल्टी किसी को नहीं मिलती है, और न कभी मिली है। तो वो एक मुश्त देते कलाकार की वो पॉपुलैरिटी को देखते हुए, किसी को 5,000 में ले लिए सारे 8 गानों की रॉयल्टी, किसी को 10,000 में, किसी को 20 में, जैसे जैसा हुआ। लेकिन कंपनियां बहुत हाथ बांध के ही कलाकारों को देती देती थी। थी। और चूंकि ये कला ऐसी है कि लोग पैसे से ज़्यादा ध्यान अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में देते हैं, तो वो हर कंडीशन इनकी स्वीकार करते थे और तब गाते। एक उन्हें एडजस्ट करना पड़ता था। हाँ। क्योंकि जब कैसेट का ज़माना था, नेगीदा बड़ा नाम हो चुके थे तब तक। कभी नेगीदा ने कभी अपनी डिमांड रखी हो कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, और वो पूरी हो गई हो? मैंने इसमें डिमांड ऐसे रखी है, एक तो मैंने कंपनियों की बात से मानने से इनकार कर दिया जिस किस्म के गीत वो चाहते थे। वो कहते थे कि देवर भाभी के गीत लाओ,
और ये उस किस्म के ज़्यादा जो वल्गर किस्म के गीत है इसकी डिमांड करते जो थे, क्योंकि भोजपुरी में वो जो ट्रेंड भोजपुरी बहुत था पंजाबी एक्चुअली। इंडस्ट्री में चल रहा था, जी। उनको लगा कि इस इंडस्ट्री में भी चलेगा। लेकिन मैं अपने समाज के बीच में था, मैं अपने समाज के टेम्परामेंट को अच्छी तरह से जानता था, तो मैंने उसके लिए साफ मना कर दिया। और क्योंकि मैं सर्विस भी कर रहा था, इसलिए मैं धड़ल्ले से उनसे कहता था कि मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता ऐसी कंडीशन में। और फिर जब वो मेरी लोकप्रियता दूसरी जगह से देखते थे तो फिर कहते अच्छा चलिए आप जैसा आपकी मर्जी है वो आप जाइए। गा लीजिए। तो वो कंप्रोमाइज कंपनियां जानती हैं कि इससे कमाना है, सही बात। तो लेकिन मैंने उसमें नहीं किया। फिर मैं ये देखता था कि कैसेट कंपनियां तो कभी नहीं बताएंगी कि आपकी कितने कैसेट बिके, क्योंकि उसमें फिर कलाकार मुंह खोलने लग जाते बोल रहे हैं। वो अपनी रॉयल्टी मांगने तो लग मैं जाएगा। उनके डीलर्स से मिलता था, जैसे कोटद्वार में चला गया तो उनके जो डीलर हैं, मेन डीलर, मैं उनके पास बैठता था, वो सभी पहचानते थे। तो फिर ये बात छेड़ता था कि ये नंबर मेरा निकला है, क्या रिस्पांस है, कितना बिका है। तो बताते थे कि 1 लाख तो मैंने बेच दिया, 20,000 50,000 मैंने बेच दिया। फिर चंबा कभी गए तो उनके डीलर से मिल गए, कभी ऋषिकेश गए तो रास्ते से तो जरा यार डीलर के पास बैठ जाओ वहाँ पे। इस तरह से मैं थोड़ा ये भी जानता था कि कंपनी तो कभी नहीं बताएगी सही कि बात। हमने कितना कमाया है आपके कैसेट से। इसलिए मैं उनके पास जाके बैठता था और उनसे फीडबैक लेता था। फीडबैक लेने के बाद फिर अगर वो मुझे ये लगता था कि ये चल गई है कैसेट और अच्छे ढंग से चल गई है, तो फिर मैं नेक्स्ट कैसेट के लिए फिर कंपनी में प्रेशर बनाता था कि भाई मुझे कि इतना अब चाहिए। मैं जो हूँ उस रेट में नहीं गाऊंगा जो आप मुझे देते थे, मुझे 5-10 हज़ार रुपये बढ़ा के चाहिए। तो फिर वो कंपनियां देती थी। देती थी। वैसे आज के ज़माने में जब हम वीडियो का ज़माना आ गया है, आपका भी गाना है उसमें भी दो लोगों ने उसमें अभिनय किया है। कलाकारों की जब हम बात करते हैं, कलाकार में परसों ही हमने एक श्वेता महारा जो हाँ हमारी एक्ट्रेस हैं, उनका इंटरव्यू लिया था हमने। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई जब आप यहाँ आई उत्तराखंड में, क्योंकि वो भोजपुरी में पहले से ही बड़ी स्टार थी हाँ वहाँ पे, तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपको यहाँ पर कितना मिला या कैसे मिला। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो चार्ज किया वो मुझे मिला और पन्नू दा ने जो चार्ज किया वो उनको मिला, लेकिन पन्नू दा का जो चार्ज था वो मुझसे ही कम ही था। बल्कि कलाकारों की इस स्थिति पे आप जो है बहुत पहले से ही इसकी पैरवी कर रहे हैं कि भाई कलाकारों को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या हो रहा है और किस तरह से ऐसे कलाकार सरवाइव करें, खुद को तैयार रखें कि भाई मेरा घर भी चल जाए और मैं अभिनय भी कर सकूं। देखिए इसमें मेरे तो सोच बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूँ कि ये साहित्य संस्कृति में सरकार का क्या मतलब है। साहित्य हमारा, गीत हमारे, संस्कृति हमारी, भाषा हमारी, सरकार का इससे क्या लेना देना। जो लोग सरकार के भरोसे हैं कि जब सरकार कुछ देगी तो हम जब गीत गाएंगे, जब सरकार कुछ करेगी तो हम सब नाचेंगे, तो ये मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार आपका यूज़ करेगी, आपको उपयोग करेगी। सरकार तो यही करती है। एक लंबे समय से यहाँ पर सरकारों से बोलते आए हैं, नेताओं से बोलते आए हैं कि यहाँ पे एक लोक भाषा की एकेडमी खोलिए। हमारी लोक भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हैं, और भी हैं छोटी छोटी भाषाएं। उनको सरवाइव करने का एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वो ज़िंदा रहें, ख़त्म ना हो जाएं। हमारी जो लोक भाषाएं हैं उसके लिए एक एकेडमी यहाँ पे स्थापित करिए लोक भाषा के। अब उन्होंने हिंदी एकेडमी के साथ ही उसको डाल दिया है, जोड़ दिया जो उसको। उसमें काम होता नहीं है ना। तो वो सरकार मानती नहीं है कि हम कहते हैं लोक भाषा, जो यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी की जो भाषाएं हैं उसके लिए एक एकेडमी खोलिए, उस पर काम होगा। उस पर काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करिए, उस पर लिखने पढ़ने वाले लोगों को प्रोत्साहित करिए, और उस भाषा को जीवित रखने में सरकार को सरकार ये काम करना चाहिए। स्कूलों में लगाइए उन भाषा, लोक भाषाओं को। तो स्कूलों में वो सरकार कर सकती है, कोई हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए सरकार की तरफ देखिए, बाकी काम तो आपको अपनी भाषा के लिए खुद ही करना खुद ही करना पड़ेगा। और जब आपने भाषा की बात की तो मुझे याद आता है कि पौड़ी के जब गिल्डियाल जी मेरे ख्याल से डीएम थे, रुद्रप्रयाग में थे रुद्रप्रयाग, गिरिराज। धगुली अच्छा, करके हंसली, उन्हें 3-4 हाँ, किताबें निकाली थी। पौड़ी के डीएम ने भी उसमें बड़ा प्रोत्साहित किया उनको, जो उस समय पौड़ी के थे। तो ये
गिरियाल जी जो थे ये वहाँ वो रुद्रप्रयाग में थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, जी। है ना। बट कहीं आपको नहीं हाँ। लगता कि वो प्रयास अब खत्म सा हो चुका है? मुझे तो कहीं कम से कम नज़र नहीं आता वो। अब सरकार इंटरेस्ट लेगी, शिक्षा सरकार का शिक्षा विभाग इंटरेस्ट लेगा तो जाके ये आगे बढ़ेगा। और वैसे तो नई शिक्षा नीति में तो ये बहुत कि अच्छा, मातृभाषा को हाँ, कि जो बढ़ावा लोक देना। भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनको प्रोत्साहन देने की बात तो आई है उसमें, कि छोटे बच्चों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा दें आप, उन पे एक नई भाषा मत थोपिए स्कूल में। देखिए जी, जब सरकार की हम बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने, जब आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर आई, तो उन्होंने एक अकादमी खोली जहाँ पे बाकायदा कुमाऊँ में क्लासेस ली जाती थी, गढ़वाली में सिखाया जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया उन्होंने शुरू कर दिया तो हम क्यों शुरू करें? बीजेपी वर्सेस आप। हाँ, ये भी चलता है, क्योंकि राजनीति में ये बहुत चीज़ें होती ये है। भी चलता है। हमने तो बधाई दी थी उस समय केजरीवाल जी को कि आपने सुध तो ली, दिल्ली में है आपका, लेकिन आपने सुध दी ली कम से कम गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की आपने सुध ली, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, मैंने उनको बधाई दी इसे सोशल मीडिया में ही। और यही अपेक्षा कुछ तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि जी ये तो चुनाव की वजह से किया। मैंने कहा तुम भी करो चुनाव की वजह सही से। बात है। हमें तो हमारी भाषाएं हमारे बच्चों को, नए बच्चों को जो अब गढ़वाल से बाहर रह रहे हैं और वहीं पैदा हो रहे हैं, हमें तो उन तक पहुंचानी है अपनी भाषा। आप चुनाव के कारण करिए, चाहे जिस कारण भी कर दिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी भाषाओं के लिए कुछ काम आप भी करिए। तो वो केजरीवाल ने किया है, वो बधाई के पात्र हैं। और आज भी दिल्ली में वो एकेडमी चल रही है। चल रही है एक्चुअली। वो उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने खोला है, उन्होंने प्रयास एक कोशिश तो की है कम से कम भी। हम ये उत्तराखंड की सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी एक एकेडमी के माध्यम से इन भाषाओं के बारे में सोचे विचार करें। सोचे और विचार करें। वजह हम सरकार पे, मुझे और एक दो सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने ओटू अवेलना की बात की, एंड मैं चाहता हूँ कि दो लाइनें उस व्यक्ति की ज़बान से जिसने उनको गाया, अगर आपको याद ना हो तो मैं प्रिंट भी लेकर आया हूँ उसका आपके सपोर्ट के लिए। ये असल में रवाई का गीत है ये, और अच्छा। बहुत पुराना गीत है। तो मैं जब उत्तरकाशी में था, मैं 4 साल उत्तरकाशी में सर्विस की मैंने, तो वहाँ मैंने वो जो रवाई के कलाकार थे, है ना, ये तिलक रमोला एक थे, मैंने उनकी टीम से मैंने ये गाना सीखा, तिलक रमोला ने से मैंने ये गाना सीखा था। और भी मैंने बहुत से रवाई के गाने सीखे उन लोगों से। और ये वहाँ का लोकगीत है। और अच्छा, मतलब इसका सृजन नेगीदा ने तो नहीं किया? ना, मैं इसका अच्छा। लेखक नहीं हूँ, मैं ओके। गायक हूँ इसका सिर्फ। ये वहाँ का लोकगीत है, पारंपरिक लोकगीत है। वो लोग बरसों से इसको गाते आए क्या हैं, बात है। ऐसी नई बात इसमें, नई बात नहीं। अब ये हम्म ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना मेरी रस में रूमेला, ओटुआ बेलेना ब्यायान बगीता ए जाणु खेलेना मेरी रस में रूमेला, ए जाणु खेलेना ताकुल ऊनी को, ताकुल ऊनी को मेरी रस में रूमेला, ताकुल ऊनी को ब्यायान बगीता उजालो जूनी को मेरी रस में रूमेला, उजालो जूनी को। तो ये बहुत ऐसे सुंदर, चलता है, बहुत लेकिन खूब। इसमें ये जायान बगीता नहीं है, वो ब्यायान बगीता, ब्यखुनी ब्यखुनी, जो हम ब्यखुनी बोलता ना, तो वो ब्यायान भगत, वो लड़के ने गलत गा दिया, वो जायान भगत कह दिया। अब पूछते नहीं है, है ना, नकल कर। मतलब क्या विवेक ने आपसे पूछा नहीं कि मैं? नहीं, नहीं पूछा ना। वो पूछता तो मैं उसको सही गाना बताता जो मैंने गा रखा। उसने कैसेट में सुना होगा, वो ब्यायान की जगह उसने जायान सुना तो वो जायान लिख दिया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। और गाने भी जो उनकी मर्जी है उस ढंग से गाने लग जाते हैं। वो गलत परंपरा है, उनको चाहिए
क्यों, मैं जो पहले कह चुका हूँ कि भाई लोगों से आप कम से कम शब्दों के साथ, उसके भाव के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। तो नहीं हो बयान बोलो। तो भैया, जब ये जो इस गाने के आपने अभी हमें 2 लाइनें सुनाई, और विवेक नौटियाल का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो वहाँ पे वो आपका सादर नमन करते हुए बोलते हैं कि मैंने एक छोटे से अंतरे में चेंज किया है, बदलाव किया है। क्या और क्या बहुत अच्छा लग रहा है वो चेंज, भाई लोगों के दिमाग में भरे हुए हैं वो। जो गाना पहले से बैठा हो। अब बताइए, है ना, अब आप जनगण मन की टून बदलना चाहोगे तो लोग क्या स्वीकार कर लेंगे उसके? या आप जो आरती करते हैं हम लोग, ओम जय जगदीश हरे, अगर उसकी कोई ये ट्यून आप प्रयास चेंज करे कर कि जी दो। मैं इसमें कोई चेंज करना चाहूंगा, अरे वो लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है, क्यों कर रहे हो उस काम को? कोई नया भजन लिखो, उसमें दिखाओ अपनी कलाकारी। तो ये जो बच्चों का ये जो ट्रेंड है ना, ये अच्छा नहीं है। इससे वो मात खाएंगे और कुछ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो गीत तो ऐसा ही चलता चलता रहेगा रहेगा, और जैसे आज भी सदियों अवेलेबल से है, चला आ यूट्यूब पे आप रहा देख है। सकते हैं। लोग ऐसे ही गाते रहेंगे, वहाँ के लोग जहाँ का ये गीत है। तुम्हारी जो कला है वो जो है, लोग कभी उसको वो नहीं करेंगे कि तुम इसमें क्या करने जा रहे हो। हाँ, अपनी नई रचना में करके दिखाओ ना। ये सब कुछ जो आपके अंदर है टैलेंट, वो दबना नहीं चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन अपनी नए रचना में करो। जब हम बात कर रहे हैं कि दूसरों के गानों को गाना, नरेंद्र सिंह नेगी ने भी, एक हमारे गायक हैं जीत सिंह नेगी, उनके एक पूरा एल्बम उन्होंने गाया। तो क्या जो धुन थी वो अवेलेबल थी, या फिर आपने उनको? नहीं नहीं, जिंदा थे जीत सिंह जी। जी जी। ऐसा हुआ था, उसकी भी एक कहानी है। मैं तब देहरादून पोस्टेड था सूचना विभाग में, और देहरादून में मैंने घर भी जो है जीत सिंह नेगी जी की बगल में लिया था, ताकि हमारा उठना बैठना होता रहे वहाँ पे बैठ के। तो जीत सिंह नेगी के रिश्तेदार हैं वो, उन्हीं के यहाँ मैंने लिया। तो फिर मैं एक दिन ये दुबई में एक प्रोग्राम में गया था मैं, और वहाँ पे मुझे पुराने पुराने लोग मिले जो इनको 40-40, 35-35 साल हो गए। तो उन्होंने कहा, यार नेगी जी, आप लोगों की तो कैसेट हमें मिल जाती है मार्केट में, इंडिया से ले आते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में एक जीत सिंह नेगी जी हुआ करते थे, उनके गाए हुए गीत नहीं मिलते हैं। उनकी न तो कैसेट बनी, एक उन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाए थे जीत सिंह जी ने, लेकिन वो रिकॉर्ड उनके घर पे भी नहीं हैं। तो किसी कंपनी ने बनाए थे, तो मैं तो भूल गया हूँ उस कंपनी का नाम। तो ये बात उनके दिमाग में, मैंने कहा भाई उनका कोई कैसेट नहीं है, और अब वो 80+ के हो गए हैं, तब वो गा भी नहीं पाते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। फिर मैं जीत सिंह नेगी जी के पास गया, मैंने कहा जी ऐसा ऐसा दुबई में कुछ लोगों ने आपसे के गीतों की किए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने आपके उस ज़माने के गाने गीत सुने हुए सुने हैं, हुआ है। क्योंकि जीत सिंह नेगी का ग्रामोफोन रिकॉर्ड तब बन गया था जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से 1948 या 49 में उनका बना था। 48-49 में उनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड बन गया था, इतने पुराने। तो मैंने कहा मेरा एक सजेशन है आपको, आपकी इजाज़त की ज़रूरत है कि गीत आपके हों और उनको आप ही की धुन पे मैं गाऊं। तो मैंने कहा आप परमिशन देंगे? अरे उन्होंने कहा नेगी जी, ये तो दोबारा से जीत सिंह नेगी जिंदा हो जीवित जाएगा, करने की लोग बात भूल है। गए हैं सही जिस जीत बात है, सिंह नेगी को। करेक्ट। आप अगर उसको गाएं, आप कैसेट इंडस्ट्री में हैं, कैसेट्स हैं आपकी निकलती रहती हैं, तो अगर आप ये कर दें तो मेरे लिए बहुत वो होगा, लोग दोबारा से जीत सिंह नेगी को याद करेंगे जो लोग। तो मैंने कहा फिर मुझे आप दीजिए। तो उन्होंने अपना पूरा रजिस्टर मुझे दे दिया गीतों का, कि आप इसमें से छांट लीजिए जो आपको ठीक लगता है, आप इसको गाइए। फिर आपने देखा होगा कि वो फिर मैंने उनका फ़ोटो लगाया कैसेट काफ़ी पे, अच्छे गीत है ना, इसमें। और उसमें जीत सिंह नेगी के गीत लिखे, और कंपनी से मैंने उन्हें प्राइज़ पैसा भी दिलवाया। मैंने कहा नहीं, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे यार लड़के लोग ले जाते हैं मुझसे गाने, लेकिन कभी किसी ने एक सॉल तक नहीं डाला मेरे उसमें जीत सिंह नेगी के लिए कि आपका हम गीत ले जा रहे हैं। तो मैंने तो उनको उस ज़माने में 25,000 का चेक दिया और कंपनी से लड़ा। उनका राइटर का इतना रेट, मैंने कहा ये राइटर नहीं है भैया, ये हमारे पुराने ऋषि लोग हैं जिन्होंने शुरुआत किया है इसको गीतों का। मैंने कहा इनके लिए इतना पैसा आप दीजिए, मुझे भले मत दीजिए आप, लेकिन इनके नाम से चेक बनाए। तो उन्होंने उस समय वो किया, तो वो बेचारे बहुत खुश हुए।
अब तो है नहीं हमारे बीच में। हाँ, चलिए ये तो बात हो गई युवाओं के, नए गायकों की। अब आते हैं सरकार पर, क्योंकि नेगी दा का और सरकार का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है गीतों के ज़रिए। अब जी आपने कई राजनीति के गीत गाए हैं, उन वो तो खैर दुनिया को पता है। एक गीत आपने गाया जो उत्तराखंड के लिए आपने गाया था, उत्तराखंड का राज्य गीत। हरीश रावत की सरकार थी, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, आप उसमें उपाध्यक्ष रहे उस समिति में, और बटरोही जी अध्यक्ष थे उसके। गीत बना, उसका छोटा वर्जन भी बना, लेकिन अब वो गायब सा हो गया है। क्या रीज़न देखते हैं? राजनीति देखिए ना, तो अब समस्या यहीं पे आती है, इसीलिए लोग राजनीति को भला बुरा कहते हैं, जिस किस्म से लोग करते हैं ना। अरे भाई, अगर पिछली सरकार ने एक सड़क बनाई है तो आप क्या उस सड़क को खोद दोगे? वो तो पब्लिक के लिए बनाई है ना। हाँ, ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने बनाई है और अपना नाम उस सड़क पे लिखा हुआ, आप उसको हटा चिपका दीजिए। दीजिए अपना सड़क नाम। को तो नहीं हटा सकते ना आप, करेक्ट। सड़क को नहीं खोद सकते। अगर बीजेपी ने बनाई है और कांग्रेस, बीजेपी ने अपना नाम लिखा है, तो आप उस बोर्ड को हटा दो, हमें क्या लेने देना। हमें सड़क से मतलब है, हमें स्कूल से मतलब है, हमें कॉलेज से मतलब है, हमें इससे क्या लेने देना किसने बनाया किसने नहीं बनाया, है ना वो। लेकिन अब नेताओं के अंदर ये खास बात होती है कि अगर ये कांग्रेस ने किया है तो बीजेपी वाले बोलेंगे फिर तो इसको हम मैं नहीं डाउन करेंगे। करूंगा। अगर कोई सड़क आपकी शुरुआत की है कांग्रेस ने तो उसका बजट बंद कर देते हैं, वो कंप्लीट ना होने पाए। इस किस्म की हरकतें राजनीति में होती रहती हैं, और यही इस गीत के साथ हुआ कि ये कांग्रेस के ज़माने में ये राज्य गीत रचा गया। बहुत उसके बोल सुने भी नहीं होंगे वर्तमान मुख्यमंत्री ने, बहुत सही बात। है ना। लेकिन ये मान के चलना कि साहब उसमें कोई हरीश रावत कहाँ है उसमें भाई, कहीं दिखाइए आप कि जो कांग्रेस का कहीं जिक्र किया हो या कांग्रेस के मुख्यमंत्री का जिक्र किया हो, वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है गीत में। इस धरती के गीत है वो एक बिष्ट जी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं कुमाऊं से, उनका लिखा हुआ गीत सेलेक्ट किया है हमने। पूरे देश से गीत मंगाए गए थे, है ना। तो उसका गीत सेलेक्ट, और कमेटी में 11 साहित्यकार थे उस कमेटी में जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो गीत का। तो अब ये बताइए कि वो गीत सुनिए और कहिए कि इसमें हिमालय का जिक्र है, इसमें यहाँ के धार्मिक उनका जिक्र है। उस गीत में जो है आपका जो है पूरे उत्तराखंड के शहीदों का उसमें जिक्र है, परंपराओं का जिक्र है, हमारे मेलों और गाथाओं के जिक्र है। एक अंतरा गढ़वाली में है, एक अंतरा कुमाऊनी में भी है, लोक भाषा को भी उसमें स्थान दिया गया है ना। तो अब बताइए उसको रोकने का क्या मतलब था सरकारों का। लेकिन अब पता नहीं क्या सोच है, हम भी नहीं करेंगे या दूसरे का भी नहीं करने देंगे ये भावना है। लेकिन ये अच्छी भावना नहीं, ये स्वच्छ राजनीति में स्वच्छता की कमी तो है ही, हमेशा ही रहती है। जी हाँ, इसी लड़ाई में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य गीत में कई लोगों को पूछता हूँ कि क्या पता है तुझे उत्तराखंड राज्य गीत है? नहीं पता है। नहीं। अब जब यूट्यूब पे एक जगह, अब ये दल तो बदलते रहते हैं, गीत तो एक बार बन गया है ना। आप उस गीत को बढ़ाना चाहें तो भाई आप बढ़ाइए ना, उस गीत को बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। नहीं करना है। निकिता, इस गीत को लेकर के जो लोगों की शिकायत अक्सर होती है, जब मैं उस गीत को सुन रहा था उसमें जो कमेंट्स आए हैं, आधे से ज़्यादा कमेंट्स ये थे कि ये गीत अगर हमारी पहाड़ी भाषा में होता। किस भाषा में बताइए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो मैं आपसे पूछता हूँ, या आपको भी उन लोगों से पूछना चाहिए कि बताए, पहले तो ये बताए उत्तराखंड की राज्य की भाषा कौन सी है? कुमाऊनी में करो या गढ़वाली में करो या जौनसारी में यहाँ की करो। राजभाषा क्या है? यहाँ तो हमारी संस्कृत हमने बना दी है उसको। यहाँ की भाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी और संस्कृत। इस राज्य की भाषा हिंदी है, संस्कृत दूसरी भाषा उसकी, करेक्ट, दूसरी लेकिन इस राज्य की भाषा हिंदी है। तो इस राज्य की जो है, बहुत से लोगों ने यहाँ भी आंदोलन किए ना। अच्छा। हाँ, तो अब गढ़वाली कहेंगे जी गढ़वाली में हो, कुमाऊनी कहेंगे कुमाऊनी में हो, जौनसारी कहेंगे जौनसार में हो, जौनसारी है ना। तो वो आप उनसे पूछिए कि किस भाषा में होना चाहिए, इससे होना चाहिए। ये तो सब मिला जुला है प्रदेश। यहाँ गढ़वाल भी है, कुमाऊँ भी है, जौनसार है, रवाई है, सभी कुछ। कई क्षेत्र और कई भाषाएं हैं आपकी। यहाँ पे अब पंजाबी लोग भी आ गए हैं, यहाँ पे जो हैं वो बंगाली भी बसा दिए गए हैं, बहुत सारे लोग तो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, है ना। चलो उनको छोड़ भी दीजिए, लेकिन जो यहाँ की मूल भाषाएं हैं
हाँ, वो भी तो गढ़वाली को कुमाऊनी समझना है, कुमाऊनी को जौनसारी समझना है। तो वो शिकायत नहीं है, वो उन लोगों की ना समझी है जो इस किस्म की बात करते हैं। बात तो करता है। इसलिए वो हिंदी में किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो भावनाएं उनकी हैं वो हमारी भी थी, करेक्ट। और हमने उसके हिसाब से फिर एक अंतरा उसमें गढ़वाली में रखा है और एक अंतरा उसमें कुमाऊनी में रखा है। आप पूरा गीत सुनेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। हाँ। और इसका छोटा वर्जन भी छोटा बना वर्जन था। भी फिर बनाया गया इसका कि यार इसको जो है 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, हम्म। तो वो भी हमने फिर एडिट करके उसको 2 मिनट का वो भी बना के दिया। हरीश रावत अपनी जब उन्होंने एक किताब निकाली अपनी तो उत्तराखंडियत में। वो गाना मैंने कंपोज किया, उनका गीत मैंने दिल्ली जाके 3-4 बार मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ वो गाया, रिकॉर्ड करवाया, ये करवाया, और मैंने तो उसके पैसे भी नहीं लिए। ये खुद हरीश रावत ने भी बोला हाँ, था। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये मेरे राज्य का गीत है, इस और हमारा धंधा ये काम ही ये गीत गाने का है, तो मैंने कहा मैं उसके लिए कोई पैसा नहीं लूँगा गाने के लिए, और मैंने टीए भी नहीं लिया। वो कह रहे थे कि तुम ये इस जात से ट्रैवल जाओ, ये अलाउंस ले जाओ, लो। मैंने कहा ना जी, हमारे लिए बस है, बहुत है, हम हमेशा वही है केवल कि मतलब आपने भी फिर उसको मुफ्त में लिखा, पूरे वो गीत एक हमने तरह से बिना प्रयास पैसे के लिखे गए। किए, और उस जिस बेचारे ने लिखा उसको भी कुछ नहीं उसने उसको भी नहीं मिला। नहीं मिला। मिला क्या, उसने चार्ज ही नहीं किया, तो हमने भी चार्ज नहीं किया, नहीं किसी किया, ने सही किया। बात है। तो ये इस किस्म का वो चला, लेकिन ये राजनीति अच्छी बात नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी का काम रोके, बीजेपी कांग्रेस का काम रोके, सही बात है। और पब्लिक को वो चीज़ मिले नहीं, तो ये थोड़ा सा दुखद है राजनीति। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति अच्छी। आपने कई बार राजनीति पर चोट की है जब भी आपको मौका हाँ मिला। जी, किया है। जब आपका नौछम्मी नारायण आया, नौछम्मी नारायण का जो एक ब्लास्ट हुआ था, जो रिकॉर्ड्स तोड़े और जो असर दिखा, उसके बाद हमारे एक युवा गायक ने एक और गाना लाया, नेगिद। अब वो कह रहे थे कि मैंने नेगिदा पे नहीं गाया, लेकिन इनडायरेक्टली सबको पता था कि वो नेगिदा पर ही गाया जा रहा है ना। नरूमा नारायण, गजेंद्र राणा जी बहुत पसंद किए जाते थे, आज भी पसंद किए जाते हैं। हालांकि मैं नेगिदा से ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि वो विवाद को बहुत टाइम हो चुका अभी गुजरे हुए, पर नेगिदा क्या नरेंद्र गजेंद्र राणा कभी आपसे मिलने आए उसके बाद, उस विवाद के बाद, या फिर कभी आपकी बातचीत होती है आपस में? मैं पहले भी नहीं होती थी, उस गीत से पहले भी नहीं होती थी। हम लोग, वो तो हमारे लड़के की उम्र का है, जी एकदम। और जब वो मेरे ख्याल से 4-5 साल का रहा होगा, मैं तब से गीत गा रहा हूँ, उसे पता सही बात है। होगा। सही बात। और कहीं एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था, तो वो कह रहा था कि मैं नेगी जी के उस गीत से प्रभावित हुआ, ये हुआ, ऐसा पता नहीं, बहुत सारी बातें कह रहा था। लेकिन अब उसके पीछे जो था वो ये था, उससे वो गाना गवाया, उसको लालच दिया गया, पैसे दिए गए, और ये बात कुछ साल पहले अंदर से आई, जब वो भी तिवारी जी, वो भी जिनके उसमें था वो, किसी आरएसएस के आदमी ने मुझे ये बात बताई। अच्छा। और ख़ास आदमी हैं, हमें अंदर के भी लोग अपने ही लोग हैं, बाहर के भी अपने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि इसमें इतना पैसा की डील हुई, ये किसी उनके ही किसी आदमी का लिखा हुआ गीत था, जो उसको दिया गया, उसको छांटा गया कि तुम इसको गाओ, है ना, और वो पैसों के लालच में आके उसने ये गा भी लिया। गीत गाया। ये सूचना मुझे अंदर खाने से मिली है ना। तो खैर छोड़ो उस चीज़ को, उसमें कोई नहीं, वो बेचारा उस गीत को कभी मंचों में गा नहीं पाया। गा नहीं पाया। और दूसरा मुझे लगता है मैंने कहीं उनके फेसबुक पोस्ट देखी जहां उन्हें पछतावा कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट में मुझे नजर आया कि नहीं तो उसे मैंने गलती अगर की। ये तो उसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ले, मैं तो हर चीज माफ़ कर। मुझे दिल्ली के एक वकील ने, हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो पूरा केस बना दिया था उनके खिलाफ, और 1 करोड़ का उन्होंने उस मानहानि पर का। मानहानि का वो लिख दिया था। फिर मैंने बहुत सोचा यार, मैंने कहा ये इसमें मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो बल्कि नाराज़ भी हुए बाद में मुझे, यार मैंने इतनी मेहनत करके इसका पूरे वो बना रखे हैं, और वो हाई कोर्ट के वकील हैं वहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट के। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे मेरी मेहनत बेकार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता इस मामले को इस तरह से कोर्ट में घसीटूँ और ये करूँ सो करूँ। मैंने कहा उसका जवाब पब्लिक देगी, जनता देगी, मैंने कहा उसका जवाब, और यही होना चाहिए, क्योंकि वो भी पब्लिक के लिए गा रहा है, मैं भी पब्लिक के लिए गा रहा हूँ। अब पब्लिक को
उसका गाया हुआ कितना पसंद आता है, कितना उसकी फरमाइशें आती हैं, कितना उसको वो गाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा पब्लिक ही इसका जवाब देगा कि उसने सही किया या गलत किया, या जो आरोप उसने मुझ पे लगाए हैं उनकी सच्चाई भी बतानी पड़ेगी कि क्या भाई इसमें सच्चाई क्या है। हैं, जैसे कि वो कहते हैं ये घोटालेबाज है। राजनीति को गीतांग बन गया। हाँ, है ना। तो भाई क्या घोटाला किया है वो भी तो बताना पड़ेगा आपको। मैंने तो घोटालों के नाम लिए हैं ना, जब मैंने सही गीत बात है, लिखे एकदम। तो मैंने तो सूचना अधिकार से वो मंगा के तब जाके गीत लिखे हैं ना। मैं ऐसे थोड़ी, अब मुझे मालूम था कि ये रिएक्ट करेंगे और उसमें फिर कोर्ट में भी घसीटेंगे, मुझे कोर्ट में भी जवाब देना है। तो मैं तो पूरी तैयारी के साथ गीत लिखे ना, ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी किसी को मैं चोर कह दूं और ये न बता पाऊँ कि इसने चोरी क्या क्या की। की, सही बात है। तो ये तो बचपना है, ये ऐसे काम मैं नहीं करता हूँ, है ना। ये तो वही कर सकता है जो उसका अभी दिमाग पूरी तरह से विकसित ना हुआ हो। तो आप घोटालों के नाम लीजिए, और ये कहा कि राजनीतिकों से पैसे लेते हैं चुनाव में। तो मैंने कहा यार मुझे बताओ मैंने किससे, अच्छा मैं क्योंकि क्षेत्रीय दलों का हमेशा से आप समर्थक रहे हमेशा हैं। समर्थन करता था, और वो भूल गया है, उसको पता नहीं कि मैंने उसके जीजा ओम गोपाल के उसमें भी ये ढालवाला टीरी मुनि की रेती में उसका प्रचार करने के लिए गया। अब अपने जीजा से पूछे कि कितने पैसे दिए तुमने सही नयन सिंह बात है, नेगी को, सही बात। है ना। तो ये इस किस्म हल्की बातें करने से थोड़ी लोग सच मान जाएंगे, है ना। तो ये चला था प्रसंग, लेकिन अब पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उसे सार्वजनिक रूप से उन्हीं माध्यमों से, जिन माध्यमों से उसने ये इसको गीत को प्रचारित किया, उनसे क्षमा याचना करनी। अगर उसको लगता है कि पछतावा हुआ उसने है गलत तो किया है तो उसको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए, और उसको लगता है कि उसने सही किया है तो भी ठीक तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप अपने ही इसमें अड़े रहेंगे। रहिए। सही बात तो मैंने तो कोर्ट केस करने के लिए मना कर दिया था उन वकील साहब से। ये था। और क्योंकि जब ये विवाद हुआ था तो उसके बाद काफ़ी डेंट उनकी पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं पड़ा, और काफ़ी उनके गीत जो है चले नहीं, और एक नेगेटिव नज़र में सोशल मीडिया में लोगों ने उसकी माँ बहनों को भी बहुत गंदी गंदी काफ़ी बातें काफ़ी लिखी, चीज़ें हुई थी और एक्चुअली। उस टाइम पे भले मुझे गुस्सा भी था, लेकिन उस टाइम पे मैंने फिर उसी में मैंने ये भी लिखा कि भाई उसके माँ जी और माँ बहनों को ना गलती कहें उनकी नहीं प्लीज़, है, सही बात है ना। जो कुछ कहना है आप अच्छे शब्दों में उस व्यक्ति को कहिए। अगर आपको बुरा लगता है उसने गलत किया है तो उस व्यक्ति को करिए। आप उसकी माँ बहनों ने तो नहीं कहा कि आप ऐसा करिए, तो उनको नहीं करना चाहिए। माँ बाप माँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं भाई, उनका सम्मान। मैंने तो लिखा है पोस्ट में। हाँ, और हमेशा आप, मुझे लगता है आप फेसबुक पे हर मुद्दे पर बात अपनी रखते हैं, कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हैं। तो वैसे अब जब हम राजनीति की बात करें, और आप यूकेडी के काफ़ी समर्थक रहे हैं काफ़ी पहले टाइम से। हाँ, अब नहीं हूँ अच्छा। ना, अब मैं उनकी इसका हरकतें देख चुका हूँ। रीज़न क्या, मैं यही सवाल आपसे पूछना होता कि यूकेडी क्यों कमज़ोर पड़ती जा रही है, एक क्षेत्रीय दल यूकेडी उत्तराखंड में जो आंदोलन से पुराने निकला लोग हुआ। हैं मुझे उनकी विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जनता उन्हें यूकेडी से चुन के भेजती है। देखो वहाँ पर कांग्रेस भी लड़ रही है, वहाँ पे बीजेपी भी लड़ रही है, वहाँ पे यूकेडी भी लड़ रही है, लेकिन लोग कांग्रेस बीजेपी को साइड करके, कांग्रेस और भाजपा को साइड करके यूकेडी को अगर वोट दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही है। जनता को जो उनकी भावनाएं हैं क्षेत्रीय उनको विधानसभा भेजने की, और आप चुनने के बाद कभी कांग्रेस की तरफ घूम जा रहे हैं, कभी आप बीजेपी की तरफ में शामिल हो जा रहे हैं। ये बताइए ये वोटरों का कितना बड़ा अपमान है। वोटर यही तो कह रहे हैं कि उस समय यार कांग्रेस भी तो लड़ रहे थे, हम कांग्रेस को भी दे सकते थे, हम बीजेपी को भी दे सकते थे, लेकिन हमने इन सबको दरकिनार करके अगर यूकेडी को दिया है तो वो उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करनी चाहिए कि यार जनता ने इन दोनों को हटा के हमको वोट दिया है तो मुझे इस पार्टी में के लिए काम करना है, इसके लिए आगे बढ़। लेकिन नहीं, बीजेपी में चले गए, किसको पूछ के गए भाई। ट्रू, है ना। सही बात है। तो कभी कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, इस तरह से। तो अब जो पुराने पुराने लोग हैं तो
अब जब तक उसमें नई पीढ़ी, नई बहुत नए लोग, नए अच्छे उसके आएंगे, पुराने लोगों को एक साइड कर देना चाहिए। उनकी सोच जो है वो इधर उधर भागने की है, फुदकने की है कि है बस ना। अपना बस गुजारा हो अपना सके। व्यक्तिगत देखते हैं वो, अपने न तो पार्टी से उन्हें कोई लेना देना है, ना उनको लोगों की भावनाओं से। इसलिए इसलिए वो अब ज़ीरो हो चुके हैं यूकेडी के लोग। आप वैसे राजनीति में रुचि रखते नहीं हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर सवाल ये उठाया जाता होगा कई बार कि राजनीति में आना क्या संभावना है? मैं नहीं जाता, छाप दिया जाता है। अच्छा। मैं अगर केजरीवाल की कोई मीटिंग में अगर किसी ने मुझे देख लिया तो छप जाता है कि नेगी जी अब आपने जाने आ केजरीवाल गया। के हो गए। अगर मैं बीजेपी की मीटिंग में कभी सुनने को बैठ गया किसी नेता को तो ये बीजेपी में चले गए, और कोई कांग्रेस का नेता कह रहा तो ये कांग्रेस में चले। इस किस्म के लोग जो हैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने में थोड़ा माहिर हैं। और आज मुझे सेवा मुक्त हुए 2005 से लगा लीजिए आप, है ना, 16-17 साल हो चुके हैं। मैं जहाँ था वहीं हूँ, वहाँ से टच से मस नहीं हुआ। लोग तरह तरह खबरें छापते रहते हैं, पता नहीं क्या मज़ा आता है उनको, मुझसे पूछे बिना। तो आप राजनीति में तो कम से कम नहीं जा रहे हैं? अब कब जाऊँगा मैं राजनीति में, अब बताइए। 74 सर मेरी ये मत एज हो बोलिए चुकी। कि 80 की एज में लोग गए हैं, 85 की एज में अब लोग राजनीति कर वो रहे हैं। गए हैं तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया 80 की एज में जाके। क्या कर सही लिया बात, उन्होंने। सही बात है। अब व्यूअर के सवालों पे आने से पहले निकिता, हम एक जो एक लास्ट सवाल जो है, एक बहस छिड़ी हुई है आजकल देश में, भारत वर्सेस इंडिया। नेगिदा का एक फेसबुक पोस्ट आता है कि इंडिया माता की जय ठीक रहा लो या भारत माता की जय ठीक रहा लो। तो इस बार आपके विचार क्या है कि क्या ठीक है? नहीं, मैंने वो विचार उसमें डाल तो दिए थे। असल में बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर गुलामी की जो भी निशानियाँ हैं उनको मिटाने पे लगी हुई। आपने तो भी जानते हैं इस बात को। उन्होंने कई सड़कों के नाम बदले हैं, शहरों के नाम बदले हैं, ये बदले हैं। तो वो ठीक है भाई, उन्होंने भी हमारे पौराणिक नाम बदल के अपने नाम रखे हैं। अब इनकी सरकार है तो ये उनको बदल रही है। अब देखिए, अगर पब्लिक उनको चुन रही है तो इसी विचारधारा की वजह से तो चुन रही है। यस, ट्रू। जब उनका इस किस्म की विचारधारा है, इसीलिए तो वो 2 बार चुन के आ चुके हैं केंद्रीय राजनीति में, और आगे भी 24 में भी मुझे तो लगता नहीं कि ये हटा पाएंगे उनको। तो ये अपनी तो चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी इतने साल तक अपनी चलाई। आपके चलाए, सही अब बात। मैं तो दोनों सरकारों का इतने पीरियड का हूँ, मैं आज इतने साल का हो गया हूँ, तो मैंने तो दोनों सरकारों को देखा है ना। ठीक है, उनकी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, वो चीज़ अपनी जगह अलग है। लेकिन उनकी जब उनको जनता ने मौका दिया है वो तो अपना मैनिफेस्टो चलाएंगे ही। आपने भी चलाया है ना, लोगों ने वो भी बर्दाश्त किया। आपने इमरजेंसी भी लगाई, लोगों ने वो भी बर्दाश्त किया। इन्होंने भी, इनका भी हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, तो वो तो अगर जनता चाहेगी कि ये चलना चाहिए तो वो तो चलेगा, चलाएंगे, है ना। और जनता चाहेगी कि नहीं भाई इनके वो ठीक नहीं मुद्दे है, बदले जाएं तो इनके बदल सकते विचारधारा हैं। हमें वो नहीं करते, तो लोग नहीं देंगे। और नहीं देते हैं बहुत सारे लोग, 100% वोट तो मिलते नहीं है उनको। एकदम बहुत सही सारे बात लोग है। हैं। अब लोकतंत्र में तो भैया जिसके एक सीट भी ज़्यादा हो गई सरकार उसी की बनेगी। तो अब वो 24 में देखेंगे वो युद्ध, धर्म युद्ध कैसे कैसे सामने रिजल्ट लाता है। सामने। हाँ, जी, व्यूअर क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा आपके परिवार को लेकर के। आपके परिवार में उषा जी आपका साथ देती हैं कोरस में, आपकी जो बहू हैं वो नाटकों में काम कर चुकी हैं, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। श्याली रामदेई में हाँ। रामदेई जो बनी हुई थी वो वही हैं, और कविलाश भी गाते भी हैं और साथ में नौकरी भी करते हैं। तो एक मतलब एक कलाकारों का घराना है जहाँ पर आप रहते हैं। मेरे 2-3 सवाल हैं कि जो आपकी बहू हैं, क्या अभी भी एक्टिंग परस्यू कर रही हैं, या फिर कोई ड्रीम है मेरा कि यार आई विल गो फॉर बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड के लिए जाना चाहती हूँ, या फिर अब शादी हो चुकी है, अब इसी घराने में मुझे अब रहना उसका ड्रीम तो वही जाने। लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट है इसमें, थिएटर में। उन्हें है? अभी भोपाल में वो सेंट्रल एक्टिंग किया करती थी। यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहाँ से श्रीनगर से उसने थिएटर में एमए किया, डबल एमए। उससे पहले वो उस मास कम्युनिकेशन में उसने एमए किया था
भोपाल में। तो उसके बाद उसने फिर थिएटर में किया है, तो थिएटर का कीड़ा तो है उसके अंदर, है ना। अब वो जब मौका मिलेगा, अभी बच्ची भी छोटी है, कुछ जिम्मेदारी भी है उसके अंदर, उसके ऊपर बच्चे को स्कूल लाना ले जाना वगैरह। लेकिन ना उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो करे जो करना चाहती है एक्टिंग के क्षेत्र में, इस उसमें रह के। और बाहर जाना चाहती है तो फिर वो अपने हस्बैंड से सलाह करके और कहीं भी जा करे सकते जो हैं, कोई उनको दिक्कत अच्छा नहीं है। लगता है। जो अच्छा लगता है, हमारे यहाँ आज़ादी है हर एक के लिए। हमें भी कभी किसी ने रोका टोका नहीं, तो हम भी अपने बच्चों को रोकते टोकते नहीं हैं। लेकिन ये है कि सही जगह हो, सोच समझ के जाओ, है ना, कोई गलत स्टेप ना उठाओ, सही दिशा में सही डायरेक्शन में जाओ, सही काम करो, सही सही काम कदम करो, जगह कदम सही रखो, वो कदम। इम्पोर्टेंट। ये तो हर एक गार्जियन चाहेगा कि उसके बच्चे सही दिशा में रहें, सही डायरेक्शन में जाएं। आपकी जीवन संगिनी उषा जी की बात करते हैं, वैसे हम आगे भी एक सेशन है उसमें बात करने हाँ, वाले हैं। वो 42 साल से मेरे साथ हैं। साथ है उषा जी, मेकअप मतलब मेकअप भी करवाती हैं वो मेरे ख्याल सभी से कुछ गानों करती, वो में। ड्रेस का उसको खास तौर से जिम्मेदारी दे रखी। अच्छा, एक टाइम जहाँ तक मुझे याद आता है उषा जी खाने के बिजनेस में भी थी, हाँ, पहाड़ी खाने के बिजनेस बिजनेस में। में नहीं तो थी। अच्छा, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई होटल नहीं खोला, कोई वो नहीं किया, है ना। वो जब हमारे बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हो गए, और तो फिर मैंने कहा भाई कि तुम भी कुछ करो इस फील्ड में, मैं तो गीत संगीत में हूँ ही। तो फिर उसने पहाड़ी भोजन को पॉपुलर करने में उसका बड़ा हाथ है। और ये 96 की बात है, 96 की बात है कि उसने जो है पहाड़ी खाने को बहुत पॉपुलर किया। उसमें जहाँ जहाँ मेले होते थे, वो वहाँ स्टॉल लगाती थी, अच्छा, और उस स्टॉल में अपने पहाड़ी खाने बनाती थी, और लोगों में वो बहुत पॉपुलर भी हुए। बहुत चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं, हमने उनको ये कोशिश की कि उसमें एक तो सफाई हो बहुत ज़्यादा, दूसरे में टेस्ट हो खाने में, किसी कोई डर के मारे तो खाना है नहीं किसी ने। सही बात है। कंपटीशन करो, पंजाबी छोले भटूरों से कंपटीशन करो, दक्षिण भारत के खाने से कंपटीशन करो, उस कंपटीशन में अपनी चीज़ को आगे लाओ, आगे बढ़ाओ, और लोगों को सेटिस्फाई करो कि हाँ भाई ये टेस्ट आ रहा है इसमें। अब इसने गैत की भरी हुई रोटियां बनाई, इसने उसकी झंगोरे की खीर शुरुआत की इसने। आज तो काफ़ी जगह आपको काफ़ी मिलता जगह मिल होगा, जाती है, यस। मैं 94 95 की बात कर रहा हूँ। तब लोग ये पहाड़ी खाने को वो नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो एक तो क्वालिटी बनाने की तौर तरीके बहुत बेहतरीन ढंग से आप बनाइए, लोगों को खिलाइए, तो उनका तो भाई वो है, वो तो फूड हैबिट है उनकी। अब वो छूट गई है, बात अलग है, दोबारा से ये बात सही है। बात है। और फिर ये एक कंपटीशन में गई, हिमालयन फूड फेस्टिवल में गई, ये हिमाचल प्रदेश, उसमें हिमालयन राज्यों के सब आए थे फूड फेस्टिवल में। तो आपके जम्मू कश्मीर से लेके अच्छा, आपके ये जितने भी आसाम, पहाड़ी राज्य बेसिकली थे। वगैरह से लेके सब लोग आते हैं। और इसने प्योर वेजिटेरियन बनाया, जबकि सारे राज्यों ने वहाँ नॉन वेज बनाया। उसके बावजूद भी बहुत अप्रिशिएट किया गया इसके खाने को वहाँ के। और वो बताती, वहाँ अंग्रेज़ भी डेलीगेट्स आए हुए थे, वो भी भदाले चाट रहे थे इसके चैंसू क्या के, बात है। है ना। ये बता दें, मैं नहीं था उसमें, तो इसकी टीम थी अलग महिलाओं की, अच्छा, लेडीज़। मतलब ये तो खाने में तो माहिर हैं, खाना पकाने में और बनाने में। गाने में कितनी माहिर हैं वो बताइए, मतलब कोरस में तो हमने उनको सुना है हाँ, तो कभी। गाने में अब ये है ना, सारे काम तो नहीं हो सकते ना। अब ट्रू, ट्रू। सोलो गीत गाने के लिए रियाज की ज़रूरत है, घंटों बैठ के रियाज करना पड़ता है ना। वैसे इसका स्कूल में तो था इसका म्यूज़िक सब्जेक्ट, लेकिन ये है कि अब ये समझो कि हम ही ने उसको मौके नहीं दिए गाने के। हमने कहा भाई ये काम कौन करेगा, अब इस काम करो, गाने वाली लड़कियां और मिल जाएंगी, तुम ये इनको कर दो। गवाओ, है ना, इनको ड्रेसअप करो, इनको एक। तो वो काम जो किसी और उसके बस का नहीं था, वो काम ये। इन्होंने संभाला उस काम को। बढ़िया, हम इस पे आगे भी बात करेंगे, एक सेगमेंट है उसमें। लेकिन अब व्यूवर्स के सवाल पर जाते हैं। वैसे मेरे पास है पहला सवाल जो है, देव रतूड़ी हैं, ये चाइना में हमारे पहाड़ के ही हैं। एक्टर। और हाँ, जो एक्टर हैं, चाइनीज़ एक्टर हैं, ठीक। उन्होंने ये सवाल आपको स्पेशली मुझे भेजा था उन्होंने, कि नेगीदा से प्रार्थना है कि एक गाना हमारे सपनों का उत्तराखंड के बारे में भी बनाएं, जहां आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों का विकास हो। क्या इस लाइन पे कुछ सोच रहे हैं नेगीदा? उन्होंने मेरे उत्तराखंड आंदोलन के गीत नहीं सुने।
मैं एक लेकर भी आया हूँ, उम्मीद है बोला कि भाई आप उसे बंधु गाएंगे तुम हमारे थे लिए। कनु उत्तराखंड चयणु चा, है ना। यस। तो अगर वो सुने होते तो उनको ये भी पता लगता है कि भाई जो है किस ढंग से उत्तराखंड हमने में चाहा था कि जो कौन सा नया उत्तराखंड होना राज्य बन चाहिए। रहा है करेक्ट। वो कैसा राज्य, जनता से भी तो पूछो यार। तुम केवल ये जो विधायक थे हमारे 19 विधायक उत्तर प्रदेश में, उन्हीं से पूछ रहे हो, पब्लिक से भी तो पूछो ट्रू। कि कैसा चाहिए राज्य। कि यहाँ तो पहाड़ जिनको चाहिए था नेता उनको नहीं ही पूछा गया। पनपेंगे या यहाँ जनता भी पनपेगी कभी। ट्रू। ट्रू। हाँ। जब हम बात कर रहे हैं आपके उस गीत की, और वो गीत मैं लेकर आया हूँ, देव रतोड़ी जी ज़रूर इस इंटरव्यू को देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि 2 लाइनें भेजिए, आप उस गीत की गुनगुनाने की कोशिश करें। लेके आए भेजे मैं। बोला भय बंधु तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, हे उत्तराखंडियों तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, जात न पात हो राग न तीस, जात न पात हो राग न रीस हो, छोटू न बड़ू कोई भूकू न तीसु हो, मन क्यों माँ हो मन ख्यात यानु उत्तराखंड चयणु चा, बोला भय बंधु तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, बोला माँ बहनियों तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, हे बेटी वारियों तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, घास लखड़ा हो बोण आपड़ा हो, परदेश कोई ना जो सभी दगड़ा हो, जिकुड़ी ना हो उदास यानु उत्तराखंड चयणु चा, बोला भय बंधु तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा, हे उत्तराखंडियों तुम थे कानो उत्तराखंड चयणु चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। और इसने उत्तराखंड आंदोलन की कुछ यादें उन लोगों की याद ताज़ा कर दी होंगी जो इन गानों को गाया करते थे, और नारे बन चुके थे ये। मेरी दूसरा सवाल है हमारे खिलानंद जोशी जी का। अब इनको लगता है कि जो गहराई आपके गानों में पहले थी अब वो कहाँ खो गई? कोई समय बदलने का खेल है या फिर हमें ही ऐसा लगता है? नहीं, अब वो गहराई नापने का अलग अलग स्केल है। वो जिस स्केल से उस गहराई को नाप रहे थे, वो गहराई अब दूसरे लोग जब नाप रहे हैं तो वो गहराई उन्हें कम नज़र नहीं आ रही है है ना। तो ये गहराई नापने के अलग अलग स्केल हैं। देखिए, अगर आप नौजवान पीढ़ी की बात करें तो आज अगर हमारे गीत नौजवान पीढ़ी भी सुन रही, क्योंकि उनके पास वो इंटरनेट वाला मोबाइल तो उन्हीं के पास है, Correct. बुजुर्गों के पास तो है नहीं। इन है ना, ज़्यादातर तो जो है इन बच्चों के ही हाथ में है, और वो लोग भी सुन रहे हैं मुझे। उन्होंने अभी रिजेक्ट नहीं किया मुझे कि मेरे गानों को वो रिजेक्ट कर दें, तो जाहिर है कि नई पीढ़ी के बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं। पुराने टाइम के गाने भी मैंने गाए हैं, शुरू में मैंने गाए हैं वो गाने भी। तो अब वो गीत समय के साथ धीरे 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 करके चेंज तो होते हैं गीत। ऐसा नहीं मैं एक ही ढर्रे के गीत गाता रहूं तो लोग बोर हो जाएंगे, है ना। अब वो बखरा हरचेगे नहीं, ढेबरा हरचेगे नहीं, अब वो एक समय था, उस समय लोग उसको पसंद करते थे। थर चली भय मोटर चली, वो एक समय था, उसको पसंद किया। उसके बाद धीरे 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 धीरे
कंटेंट जो है वो दूसरे डायरेक्शन में आ गया। पहले लोक से जुड़ा हुआ था, अब थोड़ा उसमें कविता आने लग गई है, गीतों में थोड़ा भाव आने लगे हैं गीतों में। तो ये समय के साथ साथ चलेंगे, और एक ही जैसे गाने हमेशा नहीं गा सकता। नहीं गा सकता, ट्रू, करेक्ट। अब एक जिनसे आपकी बात हो रही थी सृष्टि से, सृष्टि राणा का, उनका एक सवाल है कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपके पास नई जनरेशन का गायक भी हो और पुरानी जनरेशन का गायक भी हो, तो आप किसके साथ गाना पसंद करेंगे? मैं नए के साथ भी गाऊंगा, पुराने के साथ भी गाऊंगा। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है, कोई ससुर जेठाणु तो कोई छनी हाँ, कि सही साहब बात, शर्म मल जाएगी, छो हो जाओ या सही शर्म बात, लग जाओ, है ना। नए के साथ भी गाएंगे और अभी पुराने के मैं साथ भी एक गाएंगे। एक गाना उनके साथ गा रहा हूँ, कुमाऊँ के जो हैं, कुमाऊनी गीत गा रहा हूँ उनके साथ, प्रहलाद मेहरा। जी जी, प्रहलाद मेहरा। और मैं दोनों, हम एक गीत गा रहे हैं, शेरदान पढ़ की रचना है एक, तो उस पे दोनों मिलके भी गा रहे हैं। तो वो भी पुराने हैं, मैं भी पुराना हूँ। मैंने गिरदा के साथ भी मंच आपने गाया, साझा किए, करेक्ट बहुत करेक्ट। हम लोगों की जुगलबंदियाँ हुई, यहाँ से लेके अमेरिका तक गए हम लोग ट्रू, जुगलबंदियों को लेते हुए। वो कुमाऊँ में शुरू होते थे, मैं गढ़वाली में शुरू होता था। सही बात है। और तो वही, जब आपने प्रहलाद मेहरा के इस गाने की जिक्र हाँ, कर ही दिया, तो आ कब रहा है ये? अब ये है, चांदनी एंटरप्राइजेज वाले बना रहे हैं इसको, ओके, कर रहे हैं। तो मैं तो गा चुका हूँ अपना पोर्शन, प्रहलाद भी। अब वो शूटिंग में जा रहे हैं थोड़ा हम वक्त लोग, लगेगा तो उसमें। शूटिंग में वक्त लगेगा वो। पंकज जी का सवाल है, क्योंकि आपने कई बॉलीवुड गायकों को गाना गवाया है, हाँ हाँ जी। क्या आपको कभी बॉलीवुड से ऑफर आया, या फिर आपका मन कभी किया कि मैं बॉलीवुड में चला जाऊं? नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऑफर तो नहीं, लेकिन एक दो लोग मिले थे मुझे, जो घर जमाई के टाइम पे, अच्छा, है ना, कि यार आप यहाँ रुक जाओ और यहाँ से आपको वो मिल जाएंगे, चांस मिलेंगे, हमारे बहुत परिचित हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स लोग, हम उसमें गए। मैंने कहा भैया वहाँ कोई हज़ारों लोग नहीं गा रहे हैं, इक्के दुक्के लोग गा रहे थे उस समय, है ना, जिनके मैंने अभी नाम लिए थे आपसे। तो मैंने कहा वहाँ हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तो मैंने कहा पूरा देश के गायक बड़े पड़े हैं। करेक्ट, तो मेरा मकसद ये कभी नहीं रहा कि मैं हिंदी में गा के वो करूं या पूरे देश या पूरे उसमें पॉपुलर हो जाऊं। मैं अपनी धीरे धीरे अपनी भाषा के प्रति मेरा मोह बढ़ता चला गया। जब मुझे लगा कि जब मैं वो भाषा की गहराई में पढ़ते पढ़ते, पुराने लोगों का साहित्य पढ़ते पढ़ते जब मैं उसमें घुसा, तो मुझे लगा यार इस भाषा के बराबर तो कोई भाषा है ही नहीं, इतनी बेहतर। लेकिन लोगों को पता नहीं है, वो केवल थोड़ा ऊपर ही ऊपर सतही चीज़ें पता है, सतही करेक्ट। चीज़ें उनको जानकारी हैं, वो अंदर कभी डूबे नहीं उसमें। तब पता लगेगा कि हमारे पास एक शब्द के कितने मतलब पर्यायवाची निकलता शब्द है। हैं, चाहे वो रंग के हों, खुशबू के हों, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खेती के हों, इतने शब्द हैं कि किसी और भाषा में हैं ही नहीं उतने ट्रू, शब्द। ट्रू। ये अगला सवाल है जी पुनीत जी का, वो पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया आप ही हैंडल करते हैं, सारे पोस्ट आपके ही होते हैं या कोई और करता है? नहीं, मेरा एक एडमिन है, वो सोहन चौहान, वो हमारा कलाकार भी जो है, डायरेक्टर हैं हमारे कई हाँ गानों के। डायरेक्टर भी है। तो वो कभी कभी कर देता है, कभी कभी कोई चीज़ मैं भी डाल देता हूँ अपने उसमें। लेकिन मैं यही कहता हूँ इसको सांस्कृतिक की उस तक सीमित रखना, बहुत ज़्यादा वो उसमें बवाल है, ना इसका वो ना करने की ज़रूरत नहीं उसमें। फिर कंट्रोवर्स, फिर ये होगा हमारा सारा ध्यान फिर अपने काम के बजाय उस तरफ वहाँ चीज़ों पे चला जवाब जाएगा। तलब करने में ही लग जाएगा कि ट्रू। अब ये लोग अब पूछेंगे उसको फिर सवाल, उसका जवाब देते जवाब बैठो देते रहो। उनका। फिर सवालों पे सवाल, जवाब पे जवाब, लोगों पर टाइम बहुत है आजकल। करेक्ट। तो वो फिर मैंने कहा हम उलझ जाएंगे उसमें, तो सांस्कृतिक ही उसमें इसको रखना। चलिए, एक लास्ट सवाल है विजय, जो सीधा आया है स्वीडन से। हाँ तो मेगन क्विलन नाम की महिला हैं, इन्होंने भेड़ू पाको का एक विदेशी वर्जन तैयार किया है, जो अच्छा, पूरे पूरे दुनिया में बजता है एक्चुअली, हाँ अफ्रीका से लेकर के आपके अमेरिका तक कई जगहों पे बजता है। हम्म, और उन्होंने आपका गाना ठंडो रे ठंडो भी सुना हुआ है, हम्म, और वो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश जताई कि कभी मैं नेगीदाज से मिलूंगी तो मैं उनसे सुनूंगी भी, और मैं चाहूंगी कि मैं इसका भी एक नया वर्जन नए तरीके से तैयार करूं। हाँ। तो मेगन एक तो पूछ रही है कि क्या मुझे वो परमिशन मिल पाएगी, और नहीं, दूसरा ये मेरी पूछ रहे हैं तरफ कि से मुझे आपको ठंडो ठंडो आपकी ज़बान से सुनना है, इसलिए हम फिर से एक कागज़ आपके लिए लेकर आए हैं। नहीं, मेरी तरफ से तो आज़ादी है, आप करिए उन गानों को। गाने गाने के लिए होते हैं, जब कोई भी गाने, तभी तो लोकगीत बनते हैं जब लोग उन्हें गाएंगे। सही बात। जब लोग उनको गाएंगे नहीं तो वो गाने लोकगीत कैसे बनेंगे।
तो ये आज हम जिन लोकगीतों को गा रहे हैं वो भी किसी के रचे हुए गीत हैं, वो कोई आसमान से टपके हुए गीत नहीं है बारिश की तरह। तो वो उसकी तो सबको आज़ादी है, सब लोग गाएं उन गीतों को, और जितना गा सकें, जितना उन गीतों को आगे समाज में फैला सकें, क्योंकि मेरे गीत ऐसे मैंने लिखे ही नहीं कि जो समाज में जाएं नहीं, जो जैसे लोग जिसको सुन के लोग शर्मिंदा हों, ऐसे गीत कोई है नहीं मेरे। तो सबको इजाज़त है। ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो ऐच ऊंचो ह्यू हिमाल ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो, ऐच ऊंचो ह्यू हिमाल ठंडो ठंडो, निस गंगा जी का छाल ठंडो ठंडो, छोया छन छड़ा पंद्यार हो छन बुग्याल ढालदार हो छोया छन छड़ा पंद्यार छन बुग्याल ढालदार, रौला पाखा बुण उड्यार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। हो 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 आ हो। बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपकी आवाज़ में जितनी बार सुनो उतनी बार नया लगता है और मज़ा आता है, सुनने में आनंद आता है। एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, और उस तस्वीर के पीछे की कहानी हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैं तस्वीर के पीछे की कहानी होती है क्या? पंकज से बहुत होती है। सबसे पहली तस्वीर ये है आपके सामने, ये कौन है और ये आपसे कैसे कनेक्ट है? अरे ये तो अब दिवंगत हो चुके हैं, बड़े दुख की बात है। और ये वो शख्स हैं, जब मैंने, ये हमारे गांव के हैं, मुझे चाचा चाचा बोलते हैं, और इनकी दुकान थी पौड़ी में, रेनबो टेलर्स के नाम से दुकान अच्छा। थी इनकी। जी हाँ, पौड़ी मेन बाज़ार में इनकी दुकान थी। तो ये जस्सू हम इनको बोलते थे, जसवंत सिंह, यशवंत सिंह नाम था ना इनका। तो जब मेरा पहला कैसेट मैंने बनाया तो मैं कुल 400 कैसेट बना पाया था दिल्ली में, भटक के बहुत, 1 महीने तक मैं भटकता रहा। उसके बाद जब वो कैसेट में 400 पीस मेरे कुल बन पाए थे, जो घर में जाके ही ज़्यादा असेंबल किए उनको, कोई कहीं की डिब्बी, कोई ये रिबन वगैरह सब कुछ उस ज़माने में। तो 400 में से 300 कैसेट तो ये बंदा अकेले अपनी दुकान में, टेलर की दुकान में बेच चुका था। अच्छा। हाँ, तो बार बार आ रहा, 100 कैसेट लेके चला जा रहा। मैंने कहा भाई ये कहाँ डाल रहा है? तो कहने की दुकान में हल्ला मच गया वहाँ सारे धार रोड। तो उसके बाद मैं फिर कर नहीं पाया उसको, क्योंकि मैं काफ़ी तकलीफ़ में था उस टाइम पे। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है इसको करना। तो वहाँ पे ये हुआ कि ये फिर जब वो कैसेट ख़त्म हो गई तो फिर ये मेरे पास आया। इसने कहा चाचा जी अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी 2 नंबर की कैसेट मैं बनाऊंगा। भाग 1 था वो, तो उसने कहा 2 नंबर की मैं बनाऊंगा, बताइए क्या करना है उसके लिए। मैंने कहा भाई मैं 4000 रुपया चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि पहली कैसेट मैंने कर्जा लेके बनाई थी। मैंने कहा तू 4000 कैसे पैसे मुझे यहाँ घर पे दे दे, उसके बाद मैंने कहा जहाँ ले जाना चाहे मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा मैं अब इसमें नहीं कर पाऊँगा, बिज़नेस हमारे बस की बात थी नहीं। तो मैं काफ़ी परेशान रहा उस दौरान। तो इस बंदे ने कहा कि ठीक है, मैं अब जब भी होगा मैं आपको बताऊँगा, आप गाने तैयार कर लो। तो फिर जिसमें वो चम चम की घाम कांठों माँ वगैरह, भाग 2 में वो कैसेट फिर ये इस बंदे ने अपने खर्चे से बनाई, और इसी ने उसको बिज़नेस किया, इसी ने उसको फैलाया। यही अपना कैसेट लेके इधर उधर, कभी गंगोत्री साइड, कभी कहीं कहीं कहीं,
तो इसने 2 नंबर जो था इस वो बंदे ने चलाया। किया, और फिर तब तीसरे नंबर से फिर कंपनियों के कान आँख खुले, और फिर उनके ऑफ़र आए कि भाई 1 नंबर हमारे लिए भी करिए। तो तब फिर हमने वो भी तीसरे निकाला। तब वो मेरे ख्याल किया। में 10 भाग आपने लेकिन इसके निकाले थे हाँ, शायद। 10 भाग हमने एक कंपनी में निकाले। तो उसके बाद फिर अब अलग अलग कंपनियां हो गई। पहले सरस्वती में निकाले 4 भाग तक। उसके बाद फिर रामा कैसे के ऑफ़र आए, रामा ने कहा कि हमारे लिए बनाइए। और उसके बाद फिर टी सीरीज़ के ऑफ़र आए, टी सीरीज़ ने कहा भाई कि हमारे लिए काम करिए आप। तो उस तरह से फिर मैंने टाइटल वाइज किए, फिर मैंने नंबर हटा दिए 10 के बाद। फिर मैंने कहा अब ये तो, क्योंकि अब वो दूसरी कंपनी में है, इतने नंबर, इतने तो वो सीरीज़ नहीं बन पाती। तो करेक्ट। फिर जाके वो टाइटल वाइज हुआ, फिर बरखा से शुरू किया हुआ। अभी हम आपके शुरुआती दौर की बात करें, दूसरी तस्वीर जो है ये भी आपको कुछ याद दिला रही होगी। पहले तो इसको पहचानने की कोशिश करिए, और ये आप कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? बस मुश्किल सवाल तो यही है कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। वैसे ये हमारे परम मित्र बी मोहन नेगी हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये अद्वैत बहुगुणा हैं। ये सतपुली के घायल हैं अनसुईया प्रसाद। उनके पीछे गणेश खुशहाल गणी हैं, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए मंचों से, हमारे अच्छे एंकर हैं। और ये बुला को तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और वो हमारा छोटा भाई है, छोटा बुला है, मनु पवार, मेहरबान पवार मनु। और ये ओमकार मामू हैं। उनके बीच में जो है ये ललित है, वो भी ललित भी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये सारे लोग हैं। और हम जा कहाँ रहे हैं, कोई आंदोलन है या क्या है कुछ? जी जी, मनु पवार जी के हाँ मुताबिक उत्तराखंड आंदोलन की कोई प्रभात फेरी हाँ, है कुछ होगा जहाँ उसमें आप जा होगा। रहे थे। लेकिन इसमें मैं क्यों नहीं हूँ ये पता नहीं। आप हैं, आप क्यों नहीं हैं? ये कहाँ? आप ही हैं यहाँ पर। ये मैं हूँ? पौड़ी का लड़का बोला तो उषा जी ने, तो ये पौड़ी का जो लड़का है ये हमारी निकिता ही है यहाँ मैं हूँ ये? पर। नहीं तो हाँ हाँ, इधर लाना यार। हमने बहुत ध्यान से फोटो अरे देख करके फिर उठाई है। ये आप ही हैं यहाँ पर, अरे, सफेद शर्ट में। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा पता नहीं, अपने आप को नहीं पहचान पाया। मैंने कहा हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अच्छा, अच्छा आखिरी नेक्स्ट तस्वीर दिखाने से पहले एक सवाल इसको लेकर के, क्योंकि हाँ उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था, हाँ आप गाने पर गाने लेकर आ रहे थे, हाँ और आप सरकारी नौकर थे, तो हाँ। क्या कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? अरे यार भाई, क्यों नहीं हुई मुझे, सर्विस कैसे कर रहे हो तुम? क्यों नहीं हुई? लेकिन वो जो क्रोध था 2 अक्टूबर को जो वहाँ हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ सन 94 में, उसका क्रोध सभी लोगों के मन में था। वहाँ पे जी, जो कुछ भी हुआ, जो भी खबरें आई वहाँ से कि इतने लोग मारे गए, इतने करेक्ट। लोगों पे गोलियां लगी, इतनी माँ बहनों के साथ जो बेइज्जती हुई वहाँ पे, और वो क्रोध तो था ही, सभी लोगों में था। मैं भी बड़ी बेचैन था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी यार कि ये अलग मांग कर रहे हैं लोग, मांग करने दिल्ली जा रहे थे, और ये क्या मुलायम सिंह ने क्या कर दिया। तो फिर उसके बाद ही मैंने फिर उत्तराखंड आंदोलन के गीत लिखे। फिर मैंने कहा भाई मैं यही कर सकता हूँ, मेरे कंठ कलम का फ़ायदा मैं यही उठा सकता हूँ कि मुझे गीत लिखने चाहिए, नौकरी रहे न रहे। लेकिन मैंने कहा हमें रिएक्ट तो करना चाहिए, और मैं रिएक्ट, इसी मेरे पास यही माध्यम था, मैंने इसी माध्यम से रिएक्ट किया और फिर आंदोलन के गीत लिखे। और वो फिर लोगों ने धीरे धीरे करके उसको, फिर मैंने कैसेट बनाई आंदोलन की। तो एक कंपनी ने तो साफ मना कर दिया कि ना जी, मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ हम कुछ वो नहीं करेंगे, तो आप हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर मैं ये रामा कैसेट कंपनी के पास गया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी, एक आध गीत रखिए आंदोलन का, बाकी आप वैसे गीत गाइए जैसे गा। मैंने कहा ना, पूरी कैसेट आंदोलन की होगी, करना है तो बोलो, नहीं करना है तो नहीं बोलो। उसने भी सोचा ये हाथ से जा रहा है, तो कर तब ही मैं, देते हैं। हाँ, तब मैं टी सीरीज से गाता था। तो फिर उसने फिर वो निकाली, लेकिन उसकी किस्मत देखो, उसके उसके इतने वर्जन निकाले उसने, एक्चुअली बहुत सारे वर्जन निकाले। तो वहाँ पे फिर वो पूरी कैसेट जो है वो आंदोलन के गीतों पे हुई। और एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि मैं डीएम 26 जनवरी को डीएम साहब के साथ था, उनका
26 जनवरी को जो भाषण था उसको कवरेज करने के लिए, और मैं उनके साथ था। और उधर सामने से आंदोलनकारी आए और उन्होंने वो मेरे गीत कैसेट जो है बजाने शुरू बजाना कर दिए। शुरू कर दिया। और मैं उधर से चिल्ला रहा हूँ, इधर मैं डीएम के साथ बैठा हुआ डायरी ले के। बड़ी ऑकवर्ड स्थिति भी हो गई थी। एक्चुअली और उसके बाद झंडारोहण हुआ और फिर जनता ने उनको कुछ और काम करने नहीं दिया और लोगों की भीड़ आ गई, घुस गई वहाँ फील्ड में, और फिर डीएम वापस चले गए। उसके बाद एलआईओ ने शायद डीएम को रिपोर्ट की होगी कि जो वो बजा रहे थे वो उसका इसी के गाना लिखे था। हुए गीत हैं। तो फिर मुझे बुलाया उन्होंने कहा भाई कि वो, मैंने कहा हाँ जी वो गीत तो मेरे ही थे, क्योंकि मैंने कभी घोस्ट राइटिंग नहीं की कि किसी के नाम छुपा के और तब लिखना। मैंने कहा जो कुछ होगा सामने है। मैंने कहा हाँ जी मेरे हैं। तो कहने लगे आप सरकारी नौकरी में रह के कैसे लिख सकते हैं ऐसे गाने। मैंने कहा जी, मैंने फिर उनको बताया 1 मिनट। मैंने कहा मैं ऑफिस गया, वहीं पे मैं हमारा ऑफिस था, वहाँ से मैं अखबार लाया, अमर उजाला, जागरण लाया। मैंने कहा जी मैंने उत्तराखंड राज्य का हमारा आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में हमारे एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग है और इस मांग को उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन देती है। मैंने कहा ये मुलायम सिंह जी के पहला पेज में पूरा विज्ञापन था, हमारी प्राथमिकता पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना। मुलायम सिंह जब सत्ता में आए, एक तो वो था पूरे पेज का विज्ञापन। फिर मैंने कहा कि मायावती जी जब उसमें थी तो उनकी भी प्राथमिकता थी पृथक पर्वतीय राज्य की मांग, और उन्होंने वो केंद्र को भेजा भी था अपने विधानसभा का वो करके। तो मैंने कहा सरकारें भी चाहती हैं कि पृथक पर्वतीय राज्य मिले, इसलिए उनको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मैंने कहा मैंने ये गीत लिखे हैं, है ना, ताकि उनको जागरूक कर सकूं, नए राज्य की स्थापना के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार कर सकूं। इस ढंग से मैंने डीएम को करने की कोशिश की। मैंने कहा ये है, तो डीएम हंसने लग गया। मैंने कहा हाँ, अगर सरकार कहती कि नहीं हम पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बनने देंगे और मैंने कहा तब उसके गीत लिखता, तब मैं गलत तो हूँ। मैंने कहा तब मैं गलत हूँ। लीजिए अब हमारी सरकार खुद चाहती है, हर एक लिख रहा है कि पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना हमारी प्राथमिकता पहले नंबर पे, बाकी के नहरें और सड़कें और स्कूल को सारी तो चीज़ें बाद नीचे में आ थी, रही है। लेकिन पहले तो पृथक पर्वतीय राज्य के स्थापना। तो डीएम हंसने लगे, फिर कहने लगे कि यार देखो यार हम सरकारी उसमें हैं, हमको इसमें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा साहब हम भी नागरिकता तो हैं ही, यहीं के नागरिक हैं, है ना। अब जो भी मुजफ्फरनगर में हुआ, मैंने कहा वो क्रोध तो आता ही है उसमें। मैंने कहा मेरे पास यही है कलम, तो मैंने कहा मैं इसी के उसमें करता हूँ। फिर डीएम कहने लगे नहीं सरकारी नौकरी में बचना चाहिए, ये कह के। लेकिन आप फिर भी गाते रहे उन लेकिन गानों को। फिर वो गाता रहा, मैंने गाया, मैंने ऐसे थोड़ी सही कि बात है। डीएम के कहने से डीएम तो आते जाते रहे, सही बात। मैंने तो गाते रहे। और वो लोगों ने गाए वो आंदोलन में, उत्तरकाशी से शुरू हुआ है। फिर जब मैं पौड़ी आया 2-4 दिन के लिए छुट्टी में, फिर या पौड़ी में भी मैं फिर आप हमने प्रभात वो गीत फेरियों में भी गाए। काफ़ी जाया हाँ करते थे। बहुत। कभी ऐसा मौका आया कि जहाँ पुलिस वाले नरेंद्र सिंह नेगी को पहचान गए नहीं, हैं? वो प्रभात फेरी जो चलती थी वो उत्तरकाशी में कला दर्पण एक संस्था है, तो वो प्रभात फेरी निकालती थी कला दर्पण संस्था, और सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग। और मैंने देखा 1-2 दिन वहाँ कौन गा रहा है, नीचे देखा मैंने सुबह सुबह, तो वही कला दर्पण के लोग थे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब आप भी जुड़िए हमारे साथ, है ना। तो वो हिंदी के गीत गाते थे, है ना। तो जैसे बल्ली सिंह चीमा के जी। ले मसाले चल पड़े हैं चल पड़े लोग मेरे हैं गांव गाँव के, के। यस। हो गया यहाँ ये डॉक्टर अतुल के गीत गाते थे। तो फिर मैंने भी अपनी कंबल ओढ़ी सुबह ठंडे के दिन तो थे ही अक्टूबर नवंबर के, तो हमने भी कंबल ओढ़ के फिर उनके साथ 101 दिन तक प्रभात फेरी चली। क्या बात है। 101 दिन तक चल रही, और मैं भी उनके साथ शामिल हो गए। काफ़ी दिनों तक मैं भी उनके साथ चलिए, ये तो होगी उत्तराखंड आंदोलन की बात। और अब हाँ। ये एक तस्वीर है, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अरे साहब ये तो मेरी राइटिंग है। यस। तब पैसे नहीं थे कि हम इसको मायापुरी में जाके इसको प्रिंट कराएं सिस्टमेटिक ढंग से। ये किसी ने मेरा फ़ोटो खींचा हुआ था और उसमें और भी लोग थे उस फ़ोटो में, तो मैंने उसको काट कूट के फिर अपना फ़ोटो रखा
कोई साइड पोज, मुझे साइड पोज ही मिला। और फिर इसके हमने वो बनाए, क्योंकि जब हम इसको के लिए वहाँ गया, मायापुरी में होता है ये काम सारा अच्छा, प्रिंटिंग का। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 10,000 से कम हम नहीं छापते, है ना। अरे पहली हमने कहा कैसेट थी तो 10,000 हाँ, दस लगा हजार कि सवाल ने 400 तो कुल में बना पाए, पैसे नहीं थे ना। तो हमने कहा यार 10,000 तो इतने पैसे तो हैं नहीं। फिर वापस आ गए वहाँ से। फिर जाके क्या होगा क्या होगा, फिर उन्होंने कहा कि तुम ये जो ट्रेडल होती है हाथ की, वो करो, तो उसमें फिर वो बनता है, क्या कहते हैं उसको, एक लकड़ी के उस पे। अच्छा, उसमें जैसे हाँ, कवर बन जाता है, एक प्रिंट निकल जाता है उससे। प्रिंट नहीं निकलता, वो तो आज की टेक्निक है। अच्छा, उस टाइम पे उसका वो होता था, वो बड़ी उसमें था, जैसे मायापुरी वगैरह में ना अच्छा, वहाँ अच्छा, था। छोटी छोटी प्रिंटिंग मशीन जो हाथ से जो चलाते थे, पोर्टेबल घर पर पैर आ से जाते थे। चलाते थे जो ना, वो थे। तो फिर उसमें किया, फिर हाथ से ही लिखा ये नरेंद्र सिंह अच्छा, ये नेगी राइटिंग भी आपकी है? गढ़वाली की, तो मेरी राइटिंग है। अच्छा, नरेंद्र सिंह नेगी, अब प्रिंटिंग वगैरह का पैसा नहीं था। तो ये वो फोटो है सर, ये पहली कैसेट में यही लगा हुआ है जो क्या बात ओरिजिनल। है। चलिए, ये तो है पहली कैसेट की फ़ोटो। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट फ़ोटो क्या है हमारे पास, जो नेगीदा के याद मेमोरीज को वापस ला सके? ये आपकी एक फ़ोटो है अरे गिरदा ये के तो साथ। ये ये कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये अमेरिका का है। अच्छा, अमेरिका का है। वो प्रोग्राम दे के आए होंगे, मैं दादा की उसमें कंधे में सो गया, नींद आ गया, सो गया था। अच्छा, तो अब तो गिरदा के शेखर, साथ आपने गिरदा, काफ़ी गिरदा, प्रोग्राम किए मेरे हाँ, ख्याल से। गिरदा का सबसे पहले हुआ पौड़ी में। पौड़ी में हुआ हमारी जुगलबंदी। ये हमारे एक मित्र थे, कॉमरेड राजेंद्र रावत, राजू भाई। तो उनका आइडिया था, तो फिर वहाँ की एक संस्था है, गढ़ कला संस्थान, उन्होंने फिर आयोजन किया गिरदा की और मेरी जुगलबंदी का। अच्छा, तो फिर ये जुगलबंदी हुई गिरदा की और मेरी पौड़ी में। फिर उसके बाद वो शेखर पाठक ने वहाँ रखा, शैले हॉल है वहाँ पर नैनीताल में, वहाँ पर जुगलबंदी हुई। फिर उसके बाद त्रिमूर्ति उसमें हुई दिल्ली में, वहाँ पे जुगलबंदी हुई। फिर उसके बाद अमेरिका न्यूयॉर्क में हुई हम दोनों की। शेखर के था बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा, और इस गिरदा के और हमारे गीतों की जुगलबंदी थी। अच्छा। तो आज इस ढंग से अब गिरदा के साथ गिरदा आप गिरदा हैं रहे नहीं। जी। तो अगली तस्वीर दिखाना। ये मतलब मैं भी नहीं पहचान पाया, मैं इसका संदर्भ मैं भी नहीं खोज पाया, तो आप ही बता सकते हैं इसका संदर्भ क्या है? तो ये हम नेगिदा को तो यहाँ पहचान सकते हैं। ये ये मुझे चार लग रहा लोग, है ये आकाशवाणी का है। ये शायद अब माधुरी भरद्वाज जी आपके साथ शायद हैं। माधुरी होगी बाजा पकड़ी हुई कोई। और बाकी ये म्यूजिशियन वहाँ नजीबाद का है, ये नजीबाद रेडियो जब आप स्टेशन, आकाशवाणी से गाया करते थे। आकाशवाणी से गाता था जब मैं। हाँ, और क्योंकि माधुरी भरद्वाज भी मेरे ख्याल से आकाशवाणी में काम करती थी आकाशवाणी में तो। थी ये, हाँ वहाँ पे। अब तो रिटायर हो गई हैं ये भी। जी, हाँ, अभी भी हालांकि वो काम कर रही हैं उनके लिए, हमारे पहाड़ी गीतों और गायकों के लिए, गायनों के लिए। एंड तो अब ये इस पर मैं बात करना चाहता था। अरे ये साहब जो ये तो है मतलब उषा जी और आप साथ में हैं, और ये बाकायदा उस समय तो स्टूडियो में जाकर के खिंचाना होता था। तो ये इस तस्वीर दिखाने के दो कारण हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को कैसे खींचा गया वो भी आप बताएं, और इसको दोनों के मिलने की कहानी इसको मतलब देख किस तरीके के से। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं भी कभी जवान था। उम्र का यही तकाजा है निविदा। ये हमारी शादी के टाइम की है। अच्छा, और ये श्रीमती जी हैं हमारी। काफ़ी सुंदर आप दोनों लग रहे हैं इस फोटो में। तो ये बताइए कि मतलब ठीक है, हमारे पहाड़ों में प्रेम उस समय थोड़ा कम नहीं, यूज हमने तो इस्तेमाल एक करने वाला दूसरे को शब्द होता देखा है। ही नहीं, ये भी तो बड़ी अच्छा, ताज्जुब की बात है। ना तो इसने मुझे देखा, ना मैं, ये मुरादाबाद में थी, मैं पौड़ी और वो नरेंद्र नगर में थे शायद, मैं वहाँ था। तो हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं। तो मेरी एक छोटी बहन है, उसका इसके परिवार से अच्छा उल्टा उठना बैठना था रामपुर में, और वही ये रिश्ता लेके आई घर में। और मुरादाबाद तो उस समय जाने का कोई वो था नहीं इनको देखने के लिए। तो मेरे पिताजी गए थे, वो गए, वो फौजी थे मेरे पिताजी, रिटायर। तो वो फिर देख के आए, और
उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं देखने की, आपने देख लिया तो है ना, आपने देख लिया, खत्म बात। फिर इसके भी अब फिर इनके पिताजी हमारे ससुर जी मुझे देखने के लिए वहाँ आए नरेंद्र नगर। बस नरेंद्र नगर उन्होंने देखो, पुलिस में थे, तो वहाँ पे देखा दाखा उन्होंने। और फिर मैं समझ गया उनकी बातों से कि वो तनख्वाह उनका पूछ रहे थे, तो मैं समझ गया लड़की कि का कुछ, बाप है। हाँ हाँ हाँ, वो होता ही है। फिर हो गई, बस वही मुलाकात हुई बेदी में। अच्छा, मतलब उस मैं क्योंकि उस ज़माने से आप आते हैं, आज जो है पसंद हो जाती है, मोबाइल दे दिए जाते नहीं, हैं। आज तो बहुत गाँव सारी का चीज़ें हैं ना, आज तो नए बच्चों का वो है ही, लेकिन मैं शुरू से ही मेरा नेचर ऐसा ही था, है ना। मतलब देखने के बाद किसी को रिजेक्ट करना, मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं अगर किसी को देखूं और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दूं। रिजेक्ट करना मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि नहीं। तो मैं ये इमोशनल भावुक होते ही हैं, अब शुरू से ही भावुक था, तो इसीलिए गीतों में आ गया, गाने में आ गया, है ना। तो इसलिए मैं बचता था उस चीज़ से, लड़कियों से वो करने का। तो ऐसा ही रहा उसमें। अब ये चलिए, ये तो बहुत ये मतलब फ़ोटो आप ये कहाँ से ढूंढ के लिए आए पता सर नहीं। बहुत बहुत कोशिश हम बहुत छान मारे हमने, कई सोशल अकाउंट्स खंगाले इसके लिए कि ताकि बेस्ट ऑफ द हाँ बेस्ट भाई, हम ला सकें। पहचानती है कौन है? लास्ट है ना। तो निकिता, एक आखिरी तस्वीर हाँ जी, आपकी इनायत के लिए। ये तस्वीर है, ये इसमें मैं ड्योंडी की बात कर रहा था ना। अच्छा तो जब मुझे फिल्म घर जुए में म्यूज़िक डायरेक्टर का काम मिला, तो घर जुए गाने तो मैं गा ही रहा था। तो मुझे लगा यार कि सारे गाने मेरी आवाज़ में हैं, ये किसी जोगी का एक सिचुएशन थी, अच्छा मैं गाता। तो मैं ये इसको वाचस्पति को जानता था, पहले से कलाकार था, ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में था, ओके उसके साथ क्या कहते हैं, गोपाल बाबू के साथ। तो उसमें था ये। तो फिर मैंने उसको बुलाया, वहाँ बम्बई बुलाया, मैंने कहा भाई तू आ जा, एक गाना है मेरा, वो उसको गाना है, फिल्म के लिए है। तो ये आ गया तुरंत वहाँ से भाग। फिर हमने ये बाजत पर ढूंढे से मैंने वो गाना गाया, सत्य देखुण ऊंचा असत्य देखुण ऊंचा, है ना। आपने उस गाने हाँ का जिक्र किया है, और एक हाँ इसी फिल्म में एक जय बद्री केदारनाथ, हालांकि आपने गाया नहीं था वो गाना, लिखा हाँ आपने हाँ है। हाँ। तो क्योंकि उन जिन्होंने गाया उनकी आवाज़ में वो तो इसी ने गाया था शायद, हाँ, अच्छा, इन्होंने इससे ही गाया गवाया था। मैंने तो शायद। इनकी आवाज़ में तो हमने बार बार सुना है, लेकिन हाँ, नेगीदा की आवाज़ में ये गीत हमने कभी नहीं सुना। अगर आप नहीं, ये इसमें थोड़ा ये दिक्कत आई मुझे याद है। कि ये था, ये ऐसा था ये कि जब ये गाना बना रहे थे उस समय, सन ये 84-85 की बात है। तो जो इसके प्रोड्यूसर थे विशेषर दत्त नौटियाल, जी तो वो चाह रहे थे कि इस गाने में, क्योंकि इंदिरा गांधी का बड़ा खौफ था उस समय, करेक्ट। फिर इमरजेंसी भी का भी टाइम था वो शायद, और इन्होंने कहा जी इसमें इंदिरा गांधी का नाम डाल। मैंने कहा भजन में इंदिरा गांधी के कहाँ नाम का, से सही नेता बात के है। नाम का क्या होगा, कि नहीं साहब इसमें। अब मैंने कहा जी तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा आप क्यों जिद कर रहे हैं, ये है ऐसा कोई गाना होता तो उसमें करते। तो फिर जाके साहब बड़ी मुश्किल से उनको पटाया, फिर वो भी दिया कि जी मैं नहीं कर पाऊँगा इस काम को, फिर मैं एक भजन में है और इनका नाम डाल। तो फिर ये हुआ कि अच्छा इसमें जो ये भेदभाव का वो है हरिजनों में, अरे उनमें उसका ज़िक्र करो। अब वो बड़ा ऐसी स्थिति हो गई कि मैं क्या करूं। मैं करूँ। अब प्रोड्यूसर कह रहा है और उससे जुड़ी हुई सारी टीम है, अगर मैं सख्ती से करता हूं तो कहीं वो ये नहीं कह दें कि बस पैकअप करो, मैं नहीं कर बनाता फिल्म को। और वो सारे मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे, उधर से कह रहे थे कि भाई कर दो, नहीं तो वो सुबह से शाम तक वहीं पड़े रहते उसमें। फिर साहब इस पे कंप्रोमाइज़ हुआ कि चलो मैं हरिजनों का जिक्र कर देता हूँ इसमें। हालांकि वो इससे मैच नहीं खा रहा है। वो लेन देखा था, क्या हरिजनों को भजन भेद के भावना लिए। ठाकुर बामण जात पात। अब भजन में इसकी कोई गुंजाइश होती नहीं है ना। आस औलाद और देश का खातिर हिटा भय बहनों साथ साथ, हे नारायण सभी तेरी छां संतान। तब यहाँ जाके उसको घुमा घमा के इस तरह करना पड़ा हरिजनों का जिक्र। इसलिए मैं इसको कभी मंच पे गाता नहीं हूँ, इस ज़्यादा नहीं। लाइन को, ऊपर की लाइनें गाता हूँ बस। ये जैसे था
जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। हे बाबा केदार तेरो जन ऊंचो थान, हो तनी ऊंचो राखी ये देश को मान। जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनु को ओणी चा। दुख विपदा त्वे मां छोड़ीक, सुख उकरी ली जानी चा। हे शंभो जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान। अखंड तेरी ज्योत जैनी बद्री विशाला, हो तनी राखी अखंड ये मुल्क ये हिमाला। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सुंदर गीत हमारे लिए गाए। अब आखिरी सेशन में हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी को हर कोई जानता है, गायक को हर कोई जानता है, लेकिन एक नरेंद्र सिंह नेगी और है जो कवि हृदय रखता है और वो बहुत सुंदर कविताएं लिखता है। तो आपकी दो ऐसी कविताएं जो छोटी छोटी हैं वो मैं चुन के लाया हूं, जो आपने कई मंचों पर उनको आपने रिसाइट भी किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कवि नरेंद्र को भी हम सुने, और ये दो कविताएं वजह मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए रिसाइट करें। ये आपकी ही कविताएं हैं। एक आपने माँ पर लिखी हुई है और एक आपने वक्त का बाना कविता लिखी हुई है। तो निकिता, दो कविताएं आपकी जो प्लीज़ हमारे लिए। तो ये कविता को शीर्षक छ वे रह होली। ये माँ पर है कविता, हमारे जो पहाड़ की माँ छ है ना, वहीं पर है कविता। और वे को बैकग्राउंड ये छ कि जंगल कई बार साझा होंदो संजय दी। वे गांव का वे पट्टी का लोगों को भी वही जंगल से, फलानी पट्टी का लोगों को भी वही जंगल से। तो वो मिलता रहता आपस में, फिर वो घास उस काटी फिर पड़ा पड़ा ये धार पोर चल गिन, वो ये धार पोर चल गिन। तो ये हमारा पहाड़ की सिचुएशन छन वे प्रेंची हो। तो वो च अधरेणु धोतड़ो गुजमेलो बिलोज, चिरियों पटगा मटलण्या मुंडसु। अधरेणु धोतड़ू गुजमेलो बिलोज, चिरियों पटगा मटलण्या मुंडसु। छिंगरियां लटुला दरदरी गात, तिड़िया हाथ खुटा पसने बास। बस बस दगड़िया मिन पछाण्याली, दांडमा जो घसेर ते पर भेटेणी छे, वे छे मयलु सुबह और क्वास पराणे मेरी बोए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपने बहुत खूब वर्णन उस बात का किया है। वो काम प्लस गरीबी प्लस पहाड़ जैसी जिंदगी, जो कठिनाइयाँ वहाँ चुनौतियाँ होती हैं, वो सारा इसी में आ जाता है इसमें। और एक ये छांट रखी आपने, वक्त रे बेमान, जूंदी भूकुम भोजन को तरस्यूं, वक्त रे बेमान। जूंदी भूकुम भोजन को तरस्यूं, वक्त रे बेमान। मर गे भूख अब भोजन च परोस्यूं, वक्त रे बेमान। ऊँ की होनी खोज जो चल गए नी घर छोड़ी, ऊँ की होनी खोज जो चल गए नी घर छोड़ी। और जो अरक्वी जो अपने घर माच तरस्यूं, वक्त रे बेमान।
तुम्हारा थरप्या देवता तुम्हें पर दोष छन लगना। अब कैमा जैल्या मन क्यों रोणो वक्त रे बेमान। खूब होलो अन्न पानी जब बरखली हमारी सरकार। खूब होलो अन्न पानी जब बरखली हमारी सरकार। रह गे ध्यो गरजूं को गरजूं वक्त रे बेमान। ज्यों दी भूकुम भोजन को तरस्यूं वक्त रे बेमान। मर गे भूख अब भोजन च परस्यूं वक्त रे बेमान। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो कवि नरेंद्र से भी हम मिल लिए और अब हम इंटरव्यू के आखिर में हैं। भजी एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, अपना स्वार्थ भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सारा समय दिया, इतनी सारी बातें अपनी ज़िंदगी को लेकर, दूसरे पहलुओं को लेकर हमसे बात की, उसके लिए हम आपके कृतार्थ हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को हम आपके गीत के साथ ख़त्म करें, जो मेरा पर्सनल फेवरेट गीत है और जो शायद आपका भी पर्सनल फेवरेट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस गीत के साथ हम इस इंटरव्यू को पूर्ण विराम दें, अगर आप उसको लयबद्ध कर सकें तो। पुराने पुराने लिखे हुए गीत हैं, अब तो कहाँ रहते हैं दिमाग पर। आप ले आए हैं किताब तो। भोल जब फिर रात खुलली धरती मानई पौध जमली। पुराना डाला थंग रवेक नहीं लगुल्यूं सारू द्याला। मित निरोलो मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला। भोल जब फिर रात खुलली यखिए माटम जम्यूं मी भी मेरी भी रे बोटी अंगवाल। मेरी भी रे बोटी अंगवाल। भारा खैरी का सरनी मिल भी मी भी हिटू उंदरी उकाल। मी भी हिटू उंदरी उकाल। दालियों को छैल अर बाटों का गारा। डालियों को छैल अर बाटों का गारा। मेरा ही ट्यां की गवे द्याला। मित निरोलो मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला। भोल जब फिर रात खुलली। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और नेगीदा हमेशा रहेंगे, नेगीदा के गीत हमेशा रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही और गीत, हज़ारों गीत लेकर आएँ एंड उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। तो घुघुती के हिल टॉक्स के इस एपिसोड में हमने आपको मिलाया नरेंद्र सिंह नेगी जी से। हमने कोशिश की कि आप तक उन बातों को पहुंचाया जाए जो अब तक के नेगीदा के इंटरव्यूज़ में शायद आपको सुनने को ना मिली हो या देखने को ना मिली हो। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल या जवाब आप नेगीदा से या हमसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। और इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार के लिए फिर कोई अगली शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।